ये आजकल रियलिटी शोज का जमाना है। जी। सारेगामा, इंडियन आइडल, ऐसे जी, बहुत बहुत सारे सारे। एमपीसीजी की जो बात करें, यहाँ के बहुत कम लोग दिखाई देते हैं रियलिटी शोज में। इसका कोई खास वजह ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ कोई टैलेंटेड ही नहीं है? इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आपसे कहूँ। मैं तो कभी गया नहीं हूँ, पर मैं अपने स्टूडेंट से ये बात सुनता हूँ कि वो लोग वहाँ बुलाते हैं और 5 बच्चों को खड़ा कर देते हैं। चाय कॉफी चल रही है, यहाँ गाओ। अब सर एक बात आती है, ये घराना म्यूजिक क्या होता है? जी। घर, क्योंकि मैं अपने गुरुजी के घर गया, उनके कुल में गया, वहाँ जाके बैठ के सीखा। तो ये घराना सिस्टम जो है ऐसे बहुत से, और सबसे पहला घराना है ग्वालियर का। अगर कोई बच्चा है जो शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली, आपके माध्यम से ली, जी। फिर आगे बढ़ा और उसको नहीं जाना, वो नहीं जा पा रहा रियलिटी शोज में, बिल्कुल, बट वो सिंगर बनना चाहता है, बिल्कुल। तो क्या करे? आगे जब आप बढ़ते हैं तो आपको इसमें भी डिफिकल्टी लेवल्स बढ़ती जाती हैं। आपको नए नए राग, आपको गला कैसे, मतलब उसकी जो मुर्कियां होती वगैरह वगैरह, उसकी रियाज, ये ऐसे करके पूरा एक प्रोसेस। तो 2-3 साल तक, 4 साल तक तो आपने सीखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, दी केएसटी शो में आपका स्वागत है। और आज हमारे खास मेहमान हैं देश के जाने माने क्लासिकल म्यूजिक गुरु गौतम काले जी। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर बहुत सारी चीजें हैं जो आज आपसे बात करने वाले हैं, बहुत सारे चीजें हैं जिन पे लोगों को आपसे सुनने को आज मौका मिलने वाला है। जी। लेकिन सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, जैसा मैं आपसे को जानता हूँ कि एक एथलीट जी। जी। इसमें शास्त्रीय संगीत में कैसे आ गए सर? मतलब दोनों जो चीजें हैं वो बड़ी अलग है कि एक एथलीट शास्त्रीय संगीत गुरु कैसे बन गए? जी। 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 मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, और वो बस एक फ्लो के साथ हम अपने जीवन में जो कार्य दिया गया है वो करते रहते हैं। जनरली महाराष्ट्रियन फैमिलीज में आपने ऑब्जर्व किया, कोई एक आर्ट फॉर्म सिखाना चालू करा देते हैं, कोई तबला सीखता है, जी कोई जी। कुछ सीखता है। तो मुझे गाना, जो ये विषय है, ये मुझे घर से ही मेरे पिताजी से, वैसे वो वेटरनरी डॉक्टर हैं, वो साइंटिस्ट हैं, वो बहुत सारी वैक्सीन्स उन्होंने बनाई हैं, सब है। पर उनका भी शौक था, तो उन्होंने मुझे फिल्म के जो पुराने फिल्मी गीत हैं वो सिखाना घर में ही शुरू कर दिए थे। तो मेरे पहले गुरु वही हैं। और साथ ही साथ वो खुद भी एक बहुत अच्छे हॉर्स राइडर हैं, तो उन्होंने मुझे हॉर्स राइडिंग साथ साथ सिखाना शुरू कर दी। ओके। तो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि मैं उसमें भी बहुत अच्छा फ्लरिश करने लग गया था। मैं 7 साल की उम्र में नेशनल खेला। मुझे अच्छा। मिल्खा सिंह जी ने यंगेस्ट राइडर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया। और फिर उसके बाद बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स से मुझे एकलव्य अवार्ड भी मिला, सब हुआ। पर चूंकि म्यूजिक और राइडिंग साथ साथ चल ही रहा था, तो अच्छा, एक आप बार। उस समय भी म्यूजिक भी जी, कर जी, रहे थे? म्यूज़िक तो रेगुलरली चल रहा है। रोज़ शाम को 1 घंटे की जो क्लास हम लोग सीखते हैं, तो पिताजी के पास सीखा। फिर उसके बाद मेरी जो सबसे पहली शास्त्रीय संगीत की गुरु रही हैं, वो हैं विदुषी कुंदा जोशी जी, जो हमारे इंदौर में ही हैं। अच्छा, इंदौर से हैं? इंदौर से ही। तो उनके पास फिर मैं क्लासिकल सीखने लगा, और राइडिंग भी साथ-साथ चल रही थी। तो नेशनल्स के लिए जाना, ये करना, फिर इधर रोज़ शाम को 1 घंटे की क्लास, जो एग्ज़ाम्स होती है म्यूज़िक की, वो देना। इस तरह से होता रहा। और एक दिन मेरे गुरुजी, जो जिनके पास मैंने कुंदा जोशी जी के पास, जो मेरी क्लासिकल की पहली गुरु हैं। फिर उसके बाद मैंने पंडित वीजी रिंगे, एक ग्वालियर घराने के बहुत बड़े गायक रहे, वो भी इंदौर में ही थे, उनके पास फिर मैं सीखा। फिर इंदौर में ही विदुषी कल्पना जोकरकर जी हैं, उनके पास भी मैंने सीखा। और फिर मैं पंडित जसराज जी के पास। पंडित तो जसराज जी आपके जो गुरु जो हैं मेरे। जी, जी, तो मेरे गुरुजी जो हैं परम पूजनीय पंडित जसराज जी, उनके पास फिर मैं। वो भी तो इंदौर में सीखा? नहीं, उनका एक प्रोग्राम हुआ था इंदौर में। उनके साथ कैसे आप जुड़े, वो बारे में कैसा? एक्चुअली मैंने आपको जैसे बताया कि मैं तो राइडिंग सुबह 5 बजे उठ के हम राइडिंग के लिए चले जाते थे। तो मेरे फादर, गुरुजी के एक बहुत सीनियर डिसाइपल हैं जो इंदौर में ही हैं, दिलीप मुंगी जी। तो उन्होंने पापा को कहा कि आज गुरुजी का प्रोग्राम है, तो आना, और गौतम को भी लेके आना। और ये किस ईयर की बात है सर, जब आप अ, राइडिंग भी कर रहे थे, आप मिल्खा सिंह जी से मिल लिए? जी, मैं 89 में फर्स्ट नेशनल खेला, ओके। और तब मैं 7 साल का था। फिर उसके बाद ये बात आप मान लें 93, 94 के आसपास की बात है शायद, जब गुरुजी का गाना मैंने पहली बार एक इंदौर में एक जगह है वहाँ सुना। तो मेरे पिताजी को बुलाया गया था, तो पापा बोले आज वो एक पंडित जी आ रहे हैं, उनका सुनने चलना है। तो मैंने तो मना कर दिया था, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा राइडिंग, और उस समय कुछ गेम्स थे, नेशनल्स थे। मैंने कहा अरे पापा, राइडिंग, ये गाने के प्रोग्राम लेट होते हैं, फिर कहाँ अपन और ये और वो सब होते हैं। बोले नहीं नहीं, थोड़ी देर सुन के आएंगे। ऐसे हुआ। तो तब तक आपका यही था क्या सर कि मुझे बस राइडिंग में आगे बढ़ना हाँ, है? बिल्कुल, आपका ये था? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे या तो आर्मी में जाना था, या मुझे राइडिंग में ही आगे बढ़ना था। तो बस गुरुजी का गाना सुन के फिर सब पलट गया। मतलब जब उनका गाना सुना, तो मुझे, मतलब मैं उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकता, पर कुछ कुछ अंदर कुछ ऐसे लगा कि शायद ऐसा कुछ मुझे भी करना चाहिए। ये जो, मुझे तब तो समझ में भी नहीं आ रहा था वो क्या गा रहे हैं, क्योंकि उतने डेप्थ में मैंने क्लासिकल सीखा नहीं था।
पर मैंने कहा ये कुछ है जो हमें करना है। कहाँ पे सुना था अभी पहला बार? एक प्राइवेट महफिल गुरुजी की इंदौर में हुआ था? इंदौर में हुई थी। और आपके फादर बोले थे कि चलते हैं? हाँ, मेरे पिताजी बोले थे। तो ऐसे गुरुजी से जब फिर पर उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मैं नहीं सिखा पाऊंगा। मतलब मेरे फादर को कहा कि डॉक्टर साहब ये अभी छोटा भी है और पढ़ाई करना है इसको, और मेरे पास भी समय नहीं है। तो जब मैंने आपसे कहा हम नेशनल्स के लिए उस साल मैं बॉम्बे गया था, और वहां मुझे किसी ने बताया कि रिदम हाउस करके एक जगह है, अच्छा, जहाँ कैसेट्स मिलती हैं। तब हमारे इंदौर में इतनी नहीं मिलती थी, 92, 93, 94 में से। तो वहां से आपको विश्वास नहीं होगा, मैं रिसेप्शन पे जो लेडी थी उनको बोला कि आपके पास पंडित जसराज इस टाइटल की जितनी कैसेट्स हो आप दे दीजिए। तो उसने मेरे पापा को देखा, तो मेरे पापा ने कहा भाई अब ऐसे ही है मेरा लड़का, आप तो दे दो। तो मैं तब कुछ 5,500 की कैसेट्स खरीद के लाया था, और मैं सिर्फ उनको सुनता था। और फिर 5 साल बाद मुझे गुरुजी के साथ एक मेरे मामा जी अकोला में उनके यहाँ पे प्रोग्राम था, तो वहां मैं सुनने गया था। और गुरुजी ने ग्रीन रूम में मुझे ऐसे ही बुलाया, बोला अरे तुम गाते हो? मैं कहा जी। बोला आज तानपुरे पे पीछे बैठ जाओ। मैं क्या कुछ कंफ्यूजन है। पर मैं जब ऑडियंस में बैठने लगा तो जो गुरुजी के साथ तबला प्लेयर थे उन्होंने बोला अरे आपको पंडित जी ने कहा आप बैठो पीछे। तो स्टेज पर मुझसे गुरुजी ने गवाया, और फिर बोला कि तुम कल सुबह होटल में आके मिलो। फिर मैं जब होटल में मिला तो मैंने वो किस्सा उनको सुनाई कि आप मुझे इंदौर में मिले थे। फिर मैं आपका फोटो एक रखा है मैंने, जिसके सामने मैं सुन सुन के करता हूँ गुरुजी आप कुछ, अरे बोले तुम वही हो क्या? फिर यहाँ से उनके पास 99 में मैं गुरुजी के पास बॉम्बे गया। और उस दिन भी आप प्रिपेयर्ड नहीं थे कि आपको ना, गवाने वाले हैं? मैं तो सुनने गया था। तो इस तरह से म्यूजिकल जर्नी। और फिर अब आपने जो पूछा कि मैं कैसे इधर आ गया, देखिए ये दोनों बहुत रिलेटेड है। मुझे लगता है कि भगवान ने बहुत अच्छा ही कुछ किया है मेरे साथ, मुझे ऐसे इसलिए लगता है। आपको अगर ध्यान हो, हम क्रिकेट देखते हैं तो उसमें जब कोई बैट्समैन बोल्ड हो जाता है तो कमेंटेटर जनरली बोलते हैं कि शॉट मिस टाइम हो गया। बिल्कुल। तो मिस टाइम होना मतलब ये ताल से इसका संबंध है, टाइमिंग मिस हो गया, उसका टाइमिंग मिस हुआ है। स्पोर्ट्स जितना भी है वो पूरा टाइमिंग पर बेस्ड है। आप सोचिए ना, अगर कोई बॉलर है वो इतनी दूर से भाग के आता है, वो उसकी स्पीड से बॉल डालता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बैट्समैन के पास पहुंच जाती है और वो शॉट भी मार देता है। तो आप सोचिए कि दिमाग क्या प्रोसेस करता होगा उस स्पीड को और वो शॉट। तो ये टाइमिंग का गेम है पूरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी जो ताल की प्रैक्टिस है वो घोड़े पे बैठ के हो गई जब मैं करता रहा, बिकॉज उसमें आपको किसी एक, और ये स्पोर्ट्स तो खास ऐसा है हॉर्स राइडिंग की, एक और आपके साथ लाइफ है। आप तो हो ही, एक लाइफ और है आपके साथ में, जिसको दोनों को मैच करके और आपको काम करना होता है। सही है। आप अकेले कुछ भी नहीं, आप कितने भी अच्छे राइडर हो, अगर घोड़ा गड़बड़ कर गया तो हो गया। काफी बहुत डिफिकल्ट भी है। तो हाँ जी, ये सच में बहुत डिफिकल्ट है। बट वही मैं कहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स का, मेरे गुरुओं का बहुत आशीर्वाद है कि सब कुछ ठीक रहा। तो मुझे लगता है ये दोनों को रिलेटेड मुझे तो लगते हैं कि इसलिए शायद वो भी किया, फिर इधर आने के बाद म्यूजिक में लग गए। तो इस तरह से ये जर्नी पूरी शुरू हुई। एक तरह से आप एकलव्य की तरह रहे, जहाँ गुरुजी ने शुरू में तो नहीं अपनाया जी, और आप 5 साल तक उनको सुन के देख के आप सीखते रहे। जी जी। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तब तो कुछ समझता नहीं था कि अपन क्या कर रहे हैं, पर मुझे बाद में, मतलब एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे आपके पास 2 रिलेशनशिप्स ऐसे हैं आपके लाइफ के जिसका चॉइस नहीं है आपके पास। कौन से सर? आपके पेरेंट्स कौन होंगे ये आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल। कि आप कहाँ पैदा होने वाले हैं, किस शहर में कब होने वाले हैं, आपको कुछ नहीं। आप बस उस कुल में, उस घर में आप। बिल्कुल। और ऐसे ही मैं मानता हूँ कि आप भले किसी को भी अपना गुरु बनाना चाहें, अगर वो आपकी किस्मत में है। मैं, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, बोले आप तो बहुत लकी हैं कि आपको। तो मैं कहता हूँ यस, मैं लकी हूँ, क्योंकि मुझे इतने गुरु, सब बड़े होते हैं ऐसा नहीं, बट वो एक ऐसा स्पेशलाइजेशन था उनके पास। उन्होंने उस संगीत को इस लेवल पर जाके किया था कि ऐसे किसी लर्नेड पर्सन के पास जाके आपको एक अलग चीजें सीखने और महसूस करने मिलती हैं। तो मेरी किस्मत तो थी कि मैं उनके पास, वो मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर ले, और उन्होंने किया। तो एकलव्य की तरह, हाँ, सब लोग कहते हैं ऐसा, मुझे भी लगता है कि शायद ऐसे ही कुछ हुआ है। और आप 2 चीजें बोल रहे थे, एक तो पेरेंट्स चूज नहीं कर सकते, दूसरा गुरु। मुझे नहीं लगता आप चूज कर सकते, आपकी इच्छा बहुत होगी पर आप नहीं। और पेरेंट्स तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो मुझे लगता है सब अंबानी जी का वो कौन सा है उनका, वो भर जाता हो तो पूरा। बिल्कुल सही। तो इस तरह से आपकी जर्नी जी जी जी। तो सर फिर आपने कब शुरू किया, आपका जो ट्रेनिंग है, आपका जो स्टार्ट किया आपने, वो कहाँ से, कब से शुरू किया है कि अब मैं लोगों को सिखाना चालू कर? मैं जब गुरुजी के पास सीखने जाता था तो मैं ऑब्जर्व करता था कि बॉम्बे या पुणे जो ये शहर है, वहां पर बहुत अच्छा माहौल होता था।
यंगस्टर्स के ग्रुप होते थे, वो लोग जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं ऐसे वो लोग वहाँ बैठते थे, तू कुछ सुना मैं कुछ गाऊं, कोई तबला प्लेयर है, ऐसा एक अलग माहौल। और वहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट्स को आपको बहुत रेगुलरली सुनने मिलता था। वहाँ पे तो मिलता ही रहा होगा। तो यहाँ इंदौर में ऐसा माहौल उस समय तो मतलब 2003, 4, 5 की अगर बात करूं, इतना नहीं था जो आज बहुत अच्छा हो गया है। तो ये सब थॉट्स चलते रहे दिमाग में, होता रहा, मैं गुरुजी के पास सीखता रहा और एक अपॉर्चुनिटी आई कि चलो क्यों ना सिखाना शुरू किया जाए। तो मैंने फिर गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ऐसा है, बोले अरे जरूर सिखाओ। तो मैं कहा गुरुजी पर एक चीज लोग कहते हैं कि इतनी कम उम्र में आप सिखा रहे हो, बोले एक बात उन लोगों से पूछना कि भाई आपको हर जगह यंगस्टर्स चाहिए कि यंग प्रोफेसर, यंग बिजनेसमैन, यंग एंटरप्रेन्योर, और आपको ये सब यंग चाहिए, तो भाई हमारे म्यूजिक ने क्या बिगाड़ा है, इसमें भी यंग लोग आगे आने चाहिए ना, आने चाहिए, तो सिखाओ तुम और मैं बैठा हूं तुम्हारे पीछे, जरूर सिखाओ। तो इतना उनका आशीर्वाद मिलना, इतना कॉन्फिडेंस उनका मुझ पर होना शायद, तो फिर बस मैंने 2009 से फिर मैंने सिखाना शुरू कर दिया था। तो जब शास्त्रीय संगीत में आप इतना निपुण थे, सब कुछ आता था, तो आपने सिखाना चूज किया जी। आपने खुद का करियर आगे बढ़ाना क्यों नहीं चूज किया कि मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, मुंबई सेटल होता हूँ? या उस समय तो अपॉर्चुनिटी भी यहाँ कम थी, वहां ज्यादा? बिल्कुल ज्यादातर ये होता है कि थोड़ा भी कुछ आता है, चाहे संगीत हो या एक्टिंग हो, तो हम जाते हैं मुंबई। जी। आपने क्यों नहीं चूज किया? सही बात। इसमें मुझे ऐसा लगता है 2-3 चीजें हैं कि एक डेस्टिनी अपना रोल बार बार पूरा प्ले करती रहती है। आप कुछ भी करना चाहो पर वो खींच के आपको। आप गए थे मुंबई? बिल्कुल, गुरुजी के पास सीखने तो मैं 2000 से 2007 तक उनके पास वहां रह के, ऑलमोस्ट मैं वहीं रह के सीखा। अच्छा, मुंबई रहते थे? बॉम्बे रह के सिर्फ एग्जाम देने, जब मैं पढ़ाई मेरी चल रही थी तो एग्जाम देने इंदौर आता था, या जब गुरुजी वहां नहीं होते थे तो आ जाता था। मुझे ऐसा लगा भी कि मुझे बॉम्बे, एक्चुअली मैं आपसे बहुत ऑनेस्टली कहूँ, मुझे बॉम्बे एक तो शहर पसंद नहीं आया। मुझे इतनी दौड़ भाग, और ऐसा कहना नहीं चाहिए बट मुझे ऐसा लगता है, ऐसे मुझे, मैं गलत पूरी तरह हो सकता है, आई एम सॉरी अगर कोई किसी को ये बात ठीक ना लगे, मतलब मैं बहुत झूठा नहीं रह सकता किसी से। मतलब अगर आपके पास कोई काम है तो मैं आपके पास आ जाऊं, अरे आप ही हो जो कुछ हो, फिर वो मिल गया तो अरे भाई आप ही जो, मतलब मुझसे होता नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता ये ऐसा होता भी है क्या, या ये सही गलत है, मुझे पता नहीं, बट मैंने ऐसा ज्यादातर देखा। फिर मुझे वो शहर भी इतना पसंद नहीं आया, इतनी दौड़ भाग, इतना सब। और तीसरा जो थॉट मुझे खास करके लगा कि मैं क्यों ना अपना शहर के लिए ही कुछ करूं, करना चाहिए मुझे। सभी लोग अगर बॉम्बे चले जाएंगे तो फिर यहाँ कैसे होगा? क्योंकि आपको मैं सच कहूं तो एक जमाना था जब इंदौर में स्टॉलवर्ड्स रहते थे। मतलब ये मालवा रीजन जो है हमारा, यहाँ पे ऐसे ऐसे गायक हुए हैं जिनका की मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पर मालवा की बात कर रहा हूँ, यहाँ उस्ताद आमिर खान साहब तो यहाँ इंदौर में रहे ही बहुत सालों तक। फिर कुमार गंधर्व जी यहाँ रहे, लता जी का जन्म तो इंदौर में हुआ ही। फिर उसके बाद एक बंदे अली खान साहब थे जो बीन यानी एक रुद्र वीणा, वो वीणा है वो बजाते थे, वो इंदौर के ही। हमारे मेवाती घराने जिससे मैं आता हूँ उसका भी वो बहुत बड़ी डिस्कशन हो जाएगा, बट ये सब लोग यहाँ पर ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग थे। पर कोई भी रीजन हो सकता है उसका कि वो लोग, या तो वो इस दुनिया में, एक उस्ताद रजब अली खान साहब थे जो देवास में राजगायक, सारे बड़े बड़े लोग यहाँ रहे, सब यहीं के थे, सब यहीं के थे, यहाँ बड़े बड़े लोग हुए। पर जहांगीर खान साहब थे जो 102 साल की उम्र में जिनकी डेथ हुई, बड़े तबला वादक, मतलब बड़े बड़े लोग उनसे यहाँ पर आके सीखते और सब करते थे। बट मुझे ऐसे लगा कि ये लोग किसी भी कारण से हो, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो वो इस दुनिया में रहे नहीं या वो यहाँ से शिफ्ट कर गए। अगर वो यहाँ रहे तो यहाँ पे उन्होंने उसका, मुझे ऐसा लगा क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं था, तो इसलिए उस शिक्षा का प्रचार प्रसार हमारे एरिया में कम हुआ पर कम हुआ। तो मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पर जो टैलेंट है, नहीं तो सबको भाग भाग के कितनी परेशानी होती है बॉम्बे में, आपको तो पता ही होगा। सर अगर परेशानी को देखा जाए और परेशानी की वजह से मैं नहीं जाना चाहता हूँ तो वो भी तो गलत है, क्योंकि परेशानी तो रहेगी। जितने भी बड़े सेलिब्रिटी बने हैं मुंबई में, सब ने वही सब किया है, भाग दौड़, रेलवे स्टेशन में सोना, खाने को नहीं मिलना, हमने जितनी स्टोरियां पढ़ी हैं, जी, वो सब ऐसे ही है, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी रहा हो। जी। तो इस वजह से नहीं जाना चाहिए या कोई और भी वजह हो सकती है? अगर आप बॉम्बे में ही रहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, बट सब तो बाहर से जाके, पर सब लोग बाहर से वहां जा रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है वो एक बेसिक ट्रेनिंग लेके पहुंचिए, ये जरूरी है। आप स्क्रैच से अगर बॉम्बे पहुंच जाएंगे तो फिर चीजें बहुत परेशान करने वाली है। आप थोड़ा तैयार हो जाइए। बॉम्बे, देखिए बॉम्बे मुझे ऐसा लगता है वो सीखने की जगह नहीं है, वो काम करने की जगह है। करेक्ट है। वो वहां पे कमर्शियल चीजें, मतलब आप काम करिए जाके, वहां बेसिक तो कंप्लीट करके जाओ, सीख कर जाइए ना। मतलब आप उसको समझिए पहले। आपको वहां कोई सारेगामा पधनिसा नहीं सिखाया।
और यहाँ सीखते रहिए, दोनों बातें। तो अगर हम कम परेशानी में अपना पूरा माइंड बॉडी सोल सीखने में अगर डाल दें अपने शहर में, जहां हमें बेटर सर्विसेज या फैसिलिटीज या टीचर गुरु मिलता हो, तो मुझे लगता है करके फिर बॉम्बे जाए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बॉम्बे में काम करते हैं। तो परेशानी जो शुरुआत की अगर हम अवॉइड कर सकें और अपना ध्यान पूरा गाने पर या अपनी शिक्षा पर केंद्रित कर सकें, तो मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। पहले तो ऑप्शन था भी नहीं, जाके वहीं सीखना पड़ता था। अब हमारे शहर में ही है, तो आई थिंक यहाँ से बेसिक ट्रेनिंग लेके जाएंगे, मैं तो भी यही कहता हूँ, वो सेक्रीफाई नहीं करना पड़ेगा जो बाकियों ने किया बिल्कुल। है। और आप अपना ध्यान लगा पाएंगे, ध्यान लगा पाए। ध्यान नहीं तो वहां तो आप ट्रेन, बस, खाना, गर्मी, बारिश, आप इसमें कितने परेशान हो जाएंगे, तो फिर नहीं हो पाता है, मुश्किल है, प्रैक्टिकली नहीं हो मुश्किल पाता। है। अभी सर अगर कोई सीखना चाहता है, संगीत में आना चाहता जी। है, तो वो शास्त्रीय संगीत चूज करे या सुगम, कौन सा, क्या चूज करना चाहिए उसको? जी। आपको कोई भी भाषा अगर सीखना हो, एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे हम लोग टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं, ताजमहल वगैरह इधर, तो वहां हमें छोटे छोटे लड़के मिलते हैं जो स्पेनिश बोलते हैं, हाँ। फ्रेंच बोलते हैं, सब बोलते हैं। पर आप कभी ऑब्जर्व करिएगा, अगर आप कभी जाएं, फिर से आपने किया भी हो कभी, वो लोग सिर्फ उस ताजमहल के बारे में ही उस भाषा में बोल पाते हैं। अगर कोई स्पेनिश व्यक्ति उससे कॉन्वर्स करना चाहे, जैसे हम बातचीत, तो वो बच्चे बात नहीं कर पाते। बिल्कुल सही है। उसका रीजन सिर्फ छोटा सा रट्टा रहता है। उन्होंने ग्रामर नहीं सीखी है, उनके पास व्याकरण नहीं है उस भाषा की। तो संगीत भी ऐसे ही, आप सुगम संगीत सीखिए, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ तो सब लोग गाते हैं। देखिए, म्यूजिक, पॉलिटिक्स और क्रिकेट, इन 3 चीजों का ज्ञान सबको है। म्यूजिक, पॉलिटिक्स, क्रिकेट। सचिन को शॉट किधर खेलना है, हम लोड पे टिक के एसी चला के बोलते हैं, अरे यार इधर खेला है, उधर खेलना चाहिए, ये हम सब करते हैं। पॉलिटिक्स में मोदी जी को क्या करना है, ये पान की दुकान पे डिस्कशंस होते हैं। बिल्कुल। और म्यूजिक में कौन, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं, अरे अब तो सोनू निगम गया, अरे गया, वो इतना काम कर रहा भाई, सोनू निगम इज सोनू निगम। पर तो ये हम 3 चीजों का क्या है कि ये हमको, पर मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप सीखेंगे, आपके पास उसकी ग्रामर अवेलेबल होगी, आप उसमें, तो आप बेहतर काम कर पाएंगे। नहीं तो आपकी जर्नी छोटी हो जाएगी। तो जो शास्त्रीय संगीत है वो ग्रामर है। एग्जैक्टली। हमारी म्यूजिक की ग्रामर शास्त्र आ गया उसमें, शास्त्र आ गया। शास्त्र जब उसमें आ जाएगा तो वो टेक्निक्स आ जाएंगी, फिर उसमें आपको उसमें कैसे आगे बढ़ना, उसके फिर सारे तौर तरीके आपको पता पड़ जाएंगे। जैसे लड़के के लिए ही बोलते हैं और लड़की के लिए शी बोलते हैं, ये जब हम सीख लेते हैं तो हमसे गलती होने के चांसेस 0 ही हो जाते हैं। करेक्ट। पर अब किसी ने नहीं सीखा है तो ही को भी शी को भी ही, और मंडे को ट्यूसडे, टुमारो को टुडे, मतलब होती है गड़बड़, हम सुनते हैं बहुत सारे। बिल्कुल होती है। व्याकरण आप पक्की कर लीजिए, तो म्यूजिक की ग्रामर शास्त्रीय संगीत है, आप समझ लीजिए। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छी, एक यूनिक चीज हमारे म्यूजिक, यूनिक तो नहीं है पर बहुत कम आम जनता को पता है। क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि आज तक इस धरती पर कितने गाने बने होंगे? पता नहीं सर। n नंबर्स, कोई n नंबर्स, यस। आप विश्वास मानिए, इस पूरे विश्व में आज तक जितने भी गाने बने, सिर्फ हमारे जो 7 या 12 सुर होते हैं हमारे शास्त्रीय संगीत में, उसी में बने। आज कार स्पेस में भेज दिए, आज हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, नई नई डिस्कवरीज, इन्वेंशन सब हो रहा है। बिल्कुल। आज तक 13वां सुर किसी को ना जरूरत पड़ी, ना कोई बना पाया। बिल्कुल। आप बताइए, इतना स्ट्रॉन्ग ये हमारा संगीत है। तो अगर ये इतनी डीप रूटेड चीज है, तो उसका शास्त्र उतना मजबूत है। मैं ये नहीं कह रहा दूसरी चीजों का शास्त्र मजबूत नहीं है, बट यहाँ इतनी मजबूती है कि कुछ जरूरत नहीं पड़ रही आगे करने की, हमको उसी में आज भी चल रहा है। रोज नए गाने बन रहे हैं, रोज नया म्यूजिक बन रहा है, पर वो 12 सुरों में। पूरे विश्व में हम अपने इंडिया में रहते हैं तो हम सूरज कहते हैं, और इंग्लिश वर्ल्ड के जो लोग होते हैं वो सन कहते हैं। वैसे ही हम सारेगामा पधनी कहते हैं, वो लोग डोरे मिफा सोलाटी ये कहते हैं। बाकी सब सेम है। तो शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत है एक ही, पहला जो स्टेप है एक्चुअली शास्त्रीय संगीत, बस सभी के लिए। उसके बाद बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू सुनिए जो म्यूजिशियंस हैं। अभी जैसे मैं आपसे बात ही हो रही थी कि लता मंगेशकर जी का एक, जी, उन्होंने बोला है कि अगर किसी को अच्छा गायक बनना है तो पहले शास्त्रीय संगीत सीखिए। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर आप ऑब्जर्व करिएगा इस इंडस्ट्री को, बॉलीवुड में ऐसे ही लोगों की जर्नी लंबी रही है जो सीखे हुए शास्त्रीय संगीत सीखे। आप लिस्ट बना लीजिए, आपको कुछ ऐसे लोग, कोई नाम जिसमें आप अभी जो आजकल के सिंगर, शंकर महादेवन, वो शास्त्रीय संगीत बिल्कुल, और कर्नाटक और हमारा हिंदुस्तानी यानी नॉर्थ इंडियन दोनों सीखे हुए। तो वहां पे कुछ अलग है क्या शास्त्रीय संगीत? हाँ,
मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम है, सब सेम रहता है, थोड़े थोड़े उसकी सुर वही 12 है, सुर तो वही 12 है। उसमें वो लोग त्यागराजन जी एक बहुत बड़े वहां के कंपोजर, उनकी कॉम्पोजिशन ज्यादा गाते हैं, थोड़े राग अलग है वहां पर। सोनू निगम भी शास्त्रीय संगीत में, सोनू निगम जी भी उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब के स्टूडेंट हैं। हरिहरन जी हो गए, AR रहमान हो गए, वो भी शास्त्रीय संगीत। बिल्कुल, AR रहमान, हरिहरन जी और सोनू निगम, शान, और शायद में कोई ये सभी लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब के। आप देखिए ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। और इन्होंने सबसे पहले शास्त्रीय संगीत सीखा, वेस्टर्न भी सीखा, पर ये भी सीखा। तो सर आप जो नया जनरेशन है, क्या वो इसको ध्यान नहीं दे रहा, वो जल्दी सक्सेस पाना चाहता है, इसको अवॉइड कर रहा है? बिल्कुल सही। क्या हो रहा है? हाँ, अवॉइड कर रहे हैं, मुझे भी ये लगता है, क्योंकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये शॉर्ट टर्म सक्सेस के माध्यम अवेलेबल हो गए। रील बना के डाल दिया, रील बना के डालिए, 10,000 का बूस्ट पोस्ट कर दीजिए, ये आपके व्यूज चले गए ऊपर, अब आप कुछ भी गाइए। तो मुझे लगता है कि अब फिर वही बात आती है कि आप कैसा गाना गाना चाहते हैं। सही है। बस अच्छा गाना सब लोग गा सकते हैं, ठीक है, पर ऐसा गाना जो हर किसी के मन को लगे, दिल में घर कर जाए, ऐसा गाना गाना मुश्किल होता है। उसके लिए फिर वही बात आ जाएगी कि शास्त्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो लता मंगेशकर जी हैं, जिन्होंने जब शुरू किया था जी, तो उन्होंने शास्त्रीय संगीत बिल्कुल सीखा। उनके पिताजी बहुत बड़े गायक, पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी, और उनके गुरु बड़े शास्त्रीय गायक, उनके पिताजी। अच्छा, उनके पिताजी उनके गुरु हैं। पिताजी से भी थोड़ा वो सीखी कहती है। और एक नाम और है जो मैं भूल रहा हूँ, कोई खास साहब है जो मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, पर उनसे उन्होंने प्रॉपर शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। तो ये है ही, बिल्कुल है ये, और ये इट्स अ फैक्ट। मतलब ये सब लोग देख सकते हैं जाकर कि जितने भी लोग हैं जो बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, वो शास्त्रीय संगीत उन्होंने सीखा। अभी आजकल रियलिटी शोज का जमाना है, सारेगामा, इंडियन आइडल, ऐसे बहुत सारे हैं। तो क्या ये लोग इसको अवॉइड करते? शास्त्रीय संगीत से लेना देना नहीं इनको, बस कौन गा रहा है, कौन स्टेज पे कैसा क्या कर सकता है, बस यहीं तक है? क्या इससे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है शास्त्रीय संगीत पे? आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, उसमें भी ऐसे ही बच्चे ऊपर आ पाते हैं जो टैलेंटेड तो हो, बट उनके पास क्लासिकल म्यूजिक यानी सीखे होने का बैकग्राउंड अवेलेबल हो, शास्त्रीय संगीत सीखा होगा कहीं ना, वो लोग ऊपर दिखते हैं हमको। अभी कोई अगर आप नाम ले पाए जो अभी रियलिटी शोज में कोई एक दो? मैं वैसे बहुत कम देखता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं कोई नाम ही याद नहीं क्योंकि मैं उसको फॉलो नहीं करता बहुत ज्यादा। मतलब ये जो रियलिटी शोज में लोग आ रहे हैं, वो भी शास्त्रीय संगीत जिसने सीखा है वही चल पा रहा है, उसको वेटेज मिलता है, उसको वेटेज मिलता है। ऐसे भी अवेलेबल हैं जो नहीं, अच्छा वो लोग फिर वहां सिखाते हैं, उनके पास ट्रेनर्स होते हैं, तो वो कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कराते हैं, कुछ कराते हैं, और वो लोग वहां अच्छा ग्रूम कर देते हैं बच्चों को। ग्रूम करते हैं, और वो ग्रूम करने का माध्यम शास्त्रीय संगीत है। आप गाना गाकर ग्रूम नहीं हो सकते, आप रियाज करके ग्रूम हो सकते हैं। अच्छा, दोनों अलग अलग चीजें हैं? हाँ जी, हाँ जी। रियाज यानी आप अपने जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनको अलग अलग इतने तरह के कॉम्बिनेशंस को आप गले से और दिमाग से निकाल रहे हैं कि वो किसी ना किसी, कहीं ना कहीं जो गाने हम गाते हैं उसमें वो जाकर कहीं ना कहीं होते ही हैं। तो इस तरह से इसको ऐसे समझ लें, तो वो रियाज अलग होता है और गाना गाना अलग होता है। तो गाने में दिमाग का भी काम है, जैसे अपने गले और दिमाग का भी रोल रहता है, दिमाग का भी है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ म्यूजिक इज मोर अबाउट थिंकिंग एंड लेस अबाउट सिंगिंग। ये सब कुछ दिमाग का काम है। गला तो ये सिर्फ एक माध्यम है, जो ये जो सोच रहा है उसको ये बाहर भेज रहा है, बस बाकी सब कुछ यही है। तो दिमाग का काम बहुत जरूरी है। रियलिटी शोज में बहुत सारे, देखिए अच्छा तो है क्योंकि संगीत के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा है, लोगों तक पहुंच रहा है। अब बहुत छोटी छोटी जगहों से बड़े अच्छे कलाकार भी मिल रहे हैं। बट सर एक ही चीज ये भी पूछना था, मिल रहे हैं, लेकिन हमारे स्पेशली मध्य प्रदेश की बात करें, MPCG की जो बात करें, यहाँ के बहुत कम लोग दिखाई देते हैं रियलिटी शोज में जो विनर हो। वो ऐसे दिखाई देते हैं कि गए थे वहां पे और रिजेक्ट होके आ गए जी। इसका कोई खास वजह ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे कोई टैलेंटेड ही नहीं है, बट ऐसे कोई नाम खुद को भी याद नहीं आते जिन्होंने अभी रियलिटी शोज जीते हो? जी, इक्का दुक्का कभी जाते हैं? ये बहुत इस बात से मैं बहुत परेशान हूं, मैं आपसे कहूं, क्योंकि 25 साल से ये रियलिटी शोज ऑलमोस्ट चल रहे होंगे या ज्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से आपको 10 या 15 कलाकार ऐसे नहीं मिल रहे जिनको आप टॉप 10 में दिखा पा रहे हैं? 20 लोग आपको, मतलब साल में एक आर्टिस्ट आप इधर से ऐसे नहीं मिल पाया आपको आज तक जो इंदौर का रहने वाला हो। किसी इंदौर के रहने वाले ने बॉम्बे से ऑडिशन दिया तो शायद उसका हो गया हो, तो हो सकता है, मुझे मतलब ये भी है ऑडिशन कहां से दे रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुझे ये अब लगने लगा है, क्योंकि मैं तो खैर
मैं तो कभी गया नहीं हूँ, पर मैं अपने स्टूडेंट से ये बात सुनता हूँ कि वो लोग वहां बुलाते हैं और 5 बच्चों को खड़ा कर देते हैं, चाय कॉफी चल रही है, यहाँ गाओ। अब अच्छा 5 लोगों ने गाया और बस 5 सेकंड में बाहर भेज दिया, जाओ जाओ। देखिए इतना महारथी संगीत में अगर जज कोई है उनके पास जो 10 सेकंड में 5 बच्चों को जज करके बाहर भेज देता है, तो ऐसे से तो मैं मिलना चाहूंगा कि अगर ऐसा किसी के पास कोई व्यक्ति है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो हमारी 2 टियर सिटीज बोलते हैं आजकल इनको, तो उनका एक माइंडसेट है हमको लेके, या तो माइंडसेट है या वो ध्यान नहीं देते। फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं यहाँ पे। मुझे भी यही लगता है, तभी तो नहीं हो रहा है। आप बताइए ऐसे अच्छा मुझे इसका मतलब कैसे हो सकता है, हाउ, कि आपको 25 साल में एक भी विनर कह लें या टॉप 3 बोल लें, आपको हमारे एमपीसीजी से नहीं मिला। ये तो और किसी एक पर्टिकुलर शहर से मिलते ही जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मिल रहे हैं। तो अब ये क्या माइंडसेट का मामला ज्यादा है सर, क्या कहते हैं? अरे हमारे यहाँ की अवेयरनेस भी कम है क्या? वोटिंग जो होता है नहीं होती है वोटिंग? बिल्कुल करेंगे। अच्छा आप मुझे बताइए हम क्यों नहीं करेंगे? अगर मैं वहां पहुंचूंगा तो करूंगा, इनिशियली मैं पहुंचा ही नहीं हूं तो मुझे पता ही नहीं है क्या करेंगे। इसका प्रोसेस क्या है सर, जो रियलिटी शोज होते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जाना चाहते जी। हैं या जान, तो इसका प्रोसेस कैसे शुरू होता है, कैसे पता चलता है कि देखिए वो लोग यहाँ आने वाले ये हैं? तो बहुत सिंपल है। जो लोग फॉलो करते हैं वो रियलिटी शो देखते हैं, वहां पे फ्लैश हो जाता है कि हम इस तारीख को इस शहर में इस जगह पे ऑडिशन के लिए कोई आ भी रहे जा हैं। सकता है, कोई भी जा सकता है, लाइन में लग के चले बिल्कुल जाओ। लाइन में जग के। मतलब अजीब ही लगता है थोड़ा सा कि क्या? रात भर बैठे रहते हैं बेचारे, वहीं सोते हैं, कोई सुविधा देते हैं वहाँ पे? कोई सुविधा नहीं होती, कोई सुविधा नहीं होती। हम्म। ये क्योंकि वो कहते हैं हमने तो 9 बजे बुलाया है, अब तुमको आप रात भर से आके बैठे हैं तो हम क्या। और वो सही भी है उनकी जगह, क्योंकि हाँ। 50,000 लोगों को मैनेज करना ये उनके लिए, और वो क्यों करें मतलब again, स्टूडेंट पे ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है जब ऐसे भगा दिया जाता है? बिल्कुल डालता है, डिप्रेस हो बिकॉज जाते हैं। आपके बच्चे तो हाँ। जाते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है जी, जब वो जी। बच्चे आपके स्टूडेंट वापस नहीं आते हैं? डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन तक में चले डिप्रेस हो जाते जाते हैं कि सर हमें तो कुछ भी नहीं आता है, हैं? ओह, मेरा नहीं हुआ सर। इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? यस, नहीं और होता है, मतलब मैं तो मिलवा सकता हूँ आपको, मेरे पास तो स्टूडेंट्स हैं। देखिए सिलेक्शन ना हो वो तो बहुत सेकेंडरी है, मेरा ऐसा कहना है ऑडिशन अच्छा हो। आप उनको फीडबैक दीजिए, जो आप टीवी पर दिखाते हैं वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, आई डोंट नो। मतलब मतलब जो टीवी पे दिखाते हैं वो आ रहा है फिर वो गा रहा है, तो वो क्या झूठ है? वो क्या अलग से शूट किया जाता है क्या सर? पता नहीं, मतलब मैंने तो कभी वो अटेंड किया नहीं, पर मुझे नहीं लगता उसमें कुछ झूठ होगा, क्योंकि इतने बड़े कलाकार एज अ जज वहां बैठते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई झूठ वहां पर कुछ होता होगा। वो तो बहुत अच्छे से और गाते ही हैं बच्चे, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड गाते हैं। मतलब ऐसा ऐसा टैलेंट सुनने मिलता है रियलिटी शो से कि मैं तो मतलब बच्चे क्या और बड़े क्या सुनते ही रह जाओ। पर मेरा पॉइंट है जो रूट्स हैं, मतलब जहां से आप चुन रहे हैं बच्चों को, आप उन्हें फीडबैक आप मत करिए सिलेक्शन, आप उन्हें फीडबैक तो दीजिए एक छोटा सा। बट वो बोलेंगे इतना टाइम नहीं है कि 500 बच्चों से मिले, कैसे फीडबैक देंगे? देखिए जब आप इतना बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, आज कोई स्कूल है फॉर एग्जांपल, वो कह दे मैं एडमिशन तो मैंने 5,000 बच्चों को दे दिया पर मेरे पास रूम 3 ही है, तो भैया आपने एडमिशन क्यों दिया? आप मत दीजिए, आप रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए उसको। और नहीं तो आप फैसिलिटी अवेलेबल कराइए। और फैसिलिटी क्या, आप ऑडिशन तो करवा ही रहे हो, बस एक छोटी सी अगर एक टिप मिल जाए किसी बच्चे को कि अरे बेटा तुम इसकी जगह ऐसा करोगे तो तुमको फायदा होगा, बस। तो उसको डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपने मेरा क्यों नहीं किया, आप बताइए मुझे। मतलब ये तो ऐसे हो गया आपने मेरे पैसे रख लिए, तो क्यों रखे भैया, आप मुझे उसका वैलिड रीजन दीजिए। तो इन बच्चों को वैलिड रीजन नहीं मिलता है, आई एम वेरी वेरी श्योर फिर आप अबाउट इट। कैसे डील करते हैं सर ये जब आते हैं? बिल्कुल, और आपके स्टूडेंट जाते हैं तो क्या आपसे पूछते हैं? आप बिल्कुल पूछ के जाते हैं, और मैं खुद भेजता हूँ, भेजते हैं मैं भेजता हूँ एक्सपीरियंस लेने के लिए? एक्सपीरियंस लेने के लिए। और दूसरा देखिए ऐसी कहावत है ना कि जैसा देश वैसा भेष। तो अब जब ये सब चीजें बदल रही हैं तो हमें भी बदलना होगा। मैं ये पीछे नहीं हटता कि रियलिटी शोज खराब है, नहीं, रियलिटी शोज बहुत अच्छे हैं, आपको उससे हाइप मिलता है, आपको करोड़ों लोग जानते हैं, सब कुछ सही है। मैं उसकी जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो सही नहीं। उससे मैं, और स्पेशली हमारे एमपी के लिए एमपीसीजी का तो है ही गड़बड़ा, कोई गड़बड़। माने या ना माने। तो आपने कभी इस पे बात की, कुछ पता चला सर क्या है? माइंडसेट है, हमारे टैलेंट कम है, अवेयरनेस कम है, उस तरह की प्रैक्टिस नहीं है, या उस तरह से इंटरेस्ट नहीं लिया जाता? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा स्टेट है महाराष्ट्र, वो वहां पे गायकी, एक्टिंग, इसको एक प्रोफेशन की तरह लेते हैं। Exactly. हमारे यहाँ पे अभी भी ऐसा है कि नहीं, ये ऐसा नहीं कि प्रोफेशन है, तुम इसको थोड़ा बहुत कर लो। अभी भी क्या, अब चूंकि आप तो यही इतने बड़े गुरु हैं, आप सिखा रहे हैं, तो क्या आप लोगों में बदलाव आप देख रहे हैं कि लोग इसको एज ए प्रोफेशनल ले रहे हैं कि मुझे इस पे आना है? बिल्कुल ले रहे हैं। आप देखिए ना, आज इंदौर के जितने भी क्लब्स हैं मेजरली, या जितनी पार्टीज होती हैं, हाउस पार्टीज होती हैं, आजकल सब लोग लाइव म्यूजिक रखने लग गए। अच्छा। और जो लाइव म्यूजिक परफॉर्म करने वाले होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं।
उनसे वो कमा भी रहे हैं, उनको उनका जीवन यापन तो करना ही है, और साथ ही साथ वो अपना परफॉर्मेंस देके वो भी निखार रहे हैं और सीखते भी है मेरे पास, सीखते भी हैं। तो मतलब उसमें क्या है, ये बड़ा एक अजीब कुछ एनालिसिस किया आपने? मुझे ऐसा लगता है रियलिटी शोज में सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब मैं उसका कहीं ना कहीं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, ये तो बहुत अच्छा है, हमारे संगीत को इतना बढ़ावा मिल रहा है। मैं एक्चुअली उसके स्क्रीनिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्या होता है सर, स्क्रीनिंग होता क्या है? ऑडिशंस जो लेते हैं, मतलब अलग अलग शहरों में जाकर वो बच्चों को बुलाते हैं और ऑडिशन लेते हैं, रात रात भर बच्चे बैठते हैं, सब करते हैं, और देखिए उसमें नहीं हो रहा है वो भी इशू नहीं है। मेरा ठीक है। पॉइंट ये है, कम से कम 1 मिनट एक बच्चे को तो गाने तो मिले उसको। आप कुछ सेकंड में ही बाहर कर देते हो, सेकंड में ही बाहर कर देते हो, तो एक्चुअली उसमें टैलेंट भी चला जाता है। अब ये मैं समझता हूँ, हम लोग देखते भी हैं उस पे कि कुछ तो बिल्कुल ही ऐसे लोग टाइम पास करने टाइम पहुंच जाते हैं पास कि चले चलो जाते हम टीवी पे आ जाएंगे, बट उनको टाइम देते हैं, क्योंकि वो टीआरपी ले लेते हैं। एंटरटेनमेंट वालों को देते हैं। Exactly. उनके बाकायदा दिखाया जाता है कि वो कितने गंदे तरीके से गा रहा है। नहीं, आप चलिए वो भी दिखाइए, वो देखिए, वो एक फाइनली एक बिजनेस की तरह है, मॉडल है आपका, आप करिए, कोई कोई, पर इस सब में कोई टैलेंट तो नहीं जा रहा है, इसको तो कौन देखेगा? रियलिटी शो जो कुछ लोग बोलते हैं फिक्स होते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते आ, मुझे बहुत ज्यादा तो इसके बारे में पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है फिक्स नहीं होते होंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े गुरु बैठते हैं वहां पर, जो बड़े गायक लोग हैं हमारे इंडस्ट्री के, एंड वेरी जो बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, मतलब शंकर महादेवन जी जैसे, श्रेया घोषाल जी जैसे लोग, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ ऐसे होता होगा। हो सकता है जो हम लोग कई बार देखते हैं कि थोड़ा सा उसको ड्रामेटाइज किया जाता है, हो सकता है वो स्क्रिप्टेड हो, कोई तो फेवरेट होता होगा। तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है उसमें तो, बट कई बार थोड़ा देखते हुए लगता है कि ये बड़ा उनका थोड़ा सा बायस्ड अप्रोच हो जाती है। कुछ होता होगा, मतलब फिक्स again, होते हैं कि नहीं होते सर? नहीं, गाना और ये जो होता होगा ये तो फिक्स नहीं होता होगा। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट कि आपका परफॉर्मेंस जो है, आपके जो जजमेंट्स हो रहे हैं, आई डोंट थिंक वो कहीं ना कहीं वो क्लियर होते होंगे, मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो आप मानते हैं कि इनमें जाना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए? बिल्कुल जाना आप चाहिए। ट्रेनिंग देते हैं क्या? अगर आप जा रहे हो तो स्क्रीनिंग में क्या होने वाला है, अगर बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि भाई तुम्हें रात भर वेट भी करना पड़ सकता है, बाहर बैठना पड़ेगा और हो सकता है तुम्हारा ना हो जी, तो आप इसका भी प्रिपरेशन करवाते हैं क्या सर? देखिए ये मेंटली तो मैं प्रिपेयर कर देता हूँ कि इंदौर में हो तो आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है कह रहा है भाई, जैसे हमें बता दिया जाए कि ये 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में से एग्जाम पेपर सेट होगा, तो हम तो 12 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। पर यहाँ कोई क्वेश्चन पेपर ही नहीं है, मतलब ना एग्जाम है, ना क्वेश्चन पेपर है, ना कुछ, जिसको जो लग रहा है वो कर रहा है, ऐसा मुझे फील आता है। आई डोंट नो कि वो क्या है, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा सेटअप है, उसके विषय में यहाँ रह के बोलना। पर मेरा सिर्फ मुद्दा, जो एक बेसिक पॉइंट जो मैं आपके माध्यम से कह लें, या मैं तो बहुत जगह बोलता हूँ कि आप प्लीज उसकी जो स्क्रीनिंग्स हैं, उसके जो ऑडिशंस हैं, आप उसको सिंसियरली करिए। आप रखिए टीम, आपके पास है इतने लोग, आपके कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, आपका सब इतना सब है, आप प्लीज अच्छे लोगों को रखिए, नीचे भी अच्छे लोगों को रखिए। आप ऊपर तो रखते ही हैं ऑफ कोर्स, आप ढूंढिए ना, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे लेयर्स बना लीजिए, और ऐसे लोगों को जजमेंट के लिए आप रखिए। आपका तो मुंबई जाना, सबसे मिलना रहता है, तो जी। आपने कभी ये मुद्दा उठाया कि भाई देखिए मैंने हमारे बोला, शहर से कभी कोई सिलेक्ट नहीं बिल्कुल होता, ऐसा तो क्यों है? नहीं, ये बात घुमा दी जाती है। कैसे? हाँ, पता नहीं क्यों नहीं होता है, मतलब इसका देखिए, इसका कोई पता नहीं क्यों नहीं होता है कि आपको इसका वो नहीं है। मैंने कोशिश की, मेरे पास तो फोन आते हैं कि आपके स्टूडेंट्स हैं, आप उनको इसमें भेजिए। मैं अब तो नहीं भेजता हूँ, मतलब उनको ये बोलता हूँ कि, पर मैं स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, क्योंकि पता नहीं किसकी किस्मत में कब क्या कहाँ है। क्या हो जाए। तो रियलिटी शोज आर वेरी गुड, आपको जाना चाहिए, सब कुछ बढ़िया है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये जो 2 टियर सिटीज के साथ जो जिस तरह से ये सब होता है, आप सोचिए ना, पेरेंट्स भी आते हैं आसपास के गांव, आप वहां कभी वो नजारा देखिए जाके, आसपास के गांवों से गरीब लोग, सब लोग वहां आके सोते हैं, बिस्तर लेके आते हैं, वो लगा ठंड के टाइम में हो तो बेचारे कंबल और ये लोग उसका वीडियो बना लेते हैं। बनाइए, बहुत अच्छा है, मैं सबके साथ एग्री करता हूँ, बट उनका जो मेन काम मौका है, नहीं देते बोल गाने का। हाँ, मतलब बस 5 लोग एक साथ खड़े और एक साथ आपने बाहर कर दिए, तो 1 बाय 1 नहीं बुलाते क्या वो? अब वो कम बुलाते हैं। अच्छा, जो हम लोग टीवी में देखते हैं कि एक आ रहा है। हाँ, वो वहां का ऑडिशन है, देखिए वो बॉम्बे के ऑडिशंस है, ओके। वो स्टेप्स है, मतलब फर्स्ट स्टेप इंदौर में हुआ, फिर सेकंड स्टेप फिर इंदौर में इसके होगा। स्टेप क्या है सर? एक बच्चे को अगर जाना है रियलिटी शोज में तो कितने स्टेप होते हैं और कैसे जा सकते देखिए सबसे पहले ऑडिशन अनाउंस होते हैं, फिर आप इंदौर में लाइन में खड़े हो जाइए, हैं? ठीक है। आप ऑडिशन दीजिए। एक इसका साइलेंट ऑडिशंस भी एक राउंड वो लोग करते हैं, जिसमें वो मैं हूं, जैसे मेरे कांटेक्ट में स्टूडेंट्स है वगैरह, उनको कांटेक्ट करते हैं, उनके साइलेंट ऑडिशंस होते हैं, वो डायरेक्ट सेकंड या थर्ड राउंड में जाते हैं। ठीक है। पर जो बेसिक है, मतलब आप रिकमेंड करते हैं? हाँ, वो हम बता देते हैं कि अच्छा गाते हैं, फिर उनके वो वीडियोस मंगवाते हैं और फिर वो सेकंड थर्ड राउंड में जाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे
पर जनरल प्रोसेस ही, आप ऑडिशन में गए, आपको अगर सिलेक्शन हुआ है तो आपको सेकंड राउंड में भेजेंगे इंदौर के ही, फिर इंदौर में एक आध राउंड और ज्यादा लोग हो जाते हैं तो वो करते हैं, देन दे इनवाइट यू टू मुंबई। मुंबई में फिर वो सब जगह से जितने बच्चे आते हैं उनको वहां पे लेते हैं, उसमें फिल्टर लगाते जाते फिर वो कुछ 40-50 जो भी उनका रेशियो डिसाइड होता होगा, फिर वो उतने बच्चे निकाल के फिर वो टीवी वाले ऑडिशन हम देख पाते हैं। जो हम देखते हैं वो एक फाइन होता है, फिर वो हम टीवी वाले देख पाते हैं। अगर कोई बच्चा है जो शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली, आपके माध्यम से ली, फिर आगे बढ़ा, तो उसका आगे फ्यूचर क्या है, वो क्या करे उसका? जैसे आपके यहाँ कितना ट्रेनिंग लेता है, वो कितने दिन लेना होता है, कितने महीने लेना होता है, फिर उसके बाद का स्टेप क्या होता है? और उसको नहीं जाना, वो नहीं जा पा रहा रियलिटी शोज में, बिल्कुल, बट वो सिंगर बनना चाहता है, बिल्कुल, तो क्या करे? देखिए, म्यूजिक में सिर्फ गाना ही अपॉर्चुनिटी नहीं है, म्यूजिक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, गुरुकुल में कोई आया और उसने सीखना शुरू किया, तो आपके गुरुकुल में आया, मैंने उसको सिखाना शुरू किया, तो मिनिमम उसको 1 साल तो बेसिक स्ट्रक्चर्स की लर्निंग करना ही चाहिए। और ये फुल टाइम होता है, इसको आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते? नहीं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, आप पढ़ाई करिए और शाम को म्यूजिक सीखिए। अच्छा, दोनों चीजें बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने भी किया, सभी लोग करते हैं, करना भी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आगे जब आप बढ़ते हैं तो आपको इसमें भी डिफिकल्टी लेवल्स बढ़ती जाती हैं, आपको नए नए राग, आपको गला कैसे, उसकी जो मुर्कियां होती वगैरह वगैरह, उसकी रियाज, ये ऐसे करके पूरा एक प्रोसेस, तो 2-3 साल तक, 4 साल तक तो आपने सीखना चाहिए। ठीक है, कोई एज है सर फिक्स जहां पे आपके एडमिशन होता है, आप रिकमेंड करते हैं? 5+ बहुत अच्छा एज, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एज, उससे फिर आपने सीखना शुरू कर देना। 5+ टू अप टू तो आप सीखते हैं। मेरे पास कुछ लोग आते हैं जो 70 इयर्स के भी है, अच्छा, वो बोलते हैं हम नहीं तब सीख पाए, अब सीखना शुरू कर देते हैं, जितना सीख पाए। ये भी अच्छा, तो इसमें भी कोई, पर अगर कोई एज अ करियर एम करता है, पेरेंट्स एज अ करियर अपने बच्चे का देखते हैं, 5 साल ठीक, तो 5-6 साल उसको सिखाना चाहिए। ठीक है। आजकल जो है इंटरनेट इतना अच्छा माध्यम है कि जिससे भी आप फेमस हो सकते हो। आपको रियलिटी शोज में अगर नहीं जाते आ रहा है, आप अपना एक अच्छा चैनल शुरू करिए, आप उस पे अच्छे म्यूजिक, अपने वीडियोस और अच्छा सब चीजें पोस्ट करते जाइए, ठीक है। तो अगर आप सही समय पे, आज मान के चलिए कोई 10th क्लास का स्टूडेंट ये काम चालू कर दे, तो जब वो पीजी में पहुंचेगा तो उसका बहुत अच्छा डेटाबेस हो जाएगा। मतलब 10 साल का टाइम तो लगता ही है, 5-10 साल का टाइम, देखिए लगना चाहिए भी। हम पढ़ाई करते हैं, प्रोसेस है, 1st to 12th 12 साल, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, 17 साल फिर आप एलिजिबल हो कि आपको जॉब मिले। 17 साल बाद आप सच में एलिजिबल हो पाते हो, तो भाई इसका आधा तो कर लें अपन कम से कम और फिर एक्सपेक्ट करें। हम म्यूजिक में तो 1 साल में सब चाह रहे हैं, फेमस सुपरस्टार बनना है, तो देखिए 17 साल को आधा कर लेते हैं, तो मुझे लगता है 5-6 साल सीखना ही चाहिए, प्रॉपर सीखिए और फिर आगे बढ़िए। और ये माइंडसेट होना चाहिए भाई, इतना टाइम लगेगा, ये जो डिप्रेशन आता है, वो एंजाइटी, वो इसलिए आता है क्योंकि वो शॉर्टकट और जल्दी फेमस होना है। देखिए स्पेशली म्यूजिक कमजोर दिमाग के व्यक्ति का काम नहीं है, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब रियाज करते हो तो आप अकेले बैठते हो, खुद को ही बूस्ट करना है, खुद की गलतियों पे खुद को डांटना है, हाँ। और खुद को ही गुरुजी के पास जाना है, खुद को ही गुरुजी को चुनना भी है कि मैं इनके पास सीखना चाहता हूँ, और जो वो सिखा रहे हैं खुद को ही, मतलब वो सब खुद ही खुद है। आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम, जब तक कि आपके घर में गाना नहीं है, भाई हम, मेरे पिताजी गाते थे तो मुझे सपोर्ट सिस्टम एक छोटा सा मिला कि भाई हाँ तुम गलत गा रहे हो ये, और बाकी लोगों के यहाँ ये गलत गा रहे हो वाला कोई क्लॉज ही नहीं है, तो आप ही हो। तो इसमें कमजोर दिमाग, कमजोर दिल का व्यक्ति ये रोलर कोस्टर है। कैसे जाए, हम चर्चा करते हैं कि आपके यहाँ आया 1-2 साल, जितने साल भी ट्रेनिंग ली जी, अब उसके बाद कैसे स्टेप क्या? उसके बाद मैं खुद इनके शोज ऑर्गेनाइज करता हूँ। कहाँ पे करते हैं सर? मैं इंदौर में करता हूँ, इंदौर से बाहर भी करता हूँ। शो ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रॉपर शो स्टूडेंट्स के, जैसे हम थीम ले लिया हमने, जैसे कलर्स ऑफ लव नाम का मैंने एक थीम बनाया, ठीक है, कि उसमें प्यार से रिलेटेड जितने भी गाने हैं हम अच्छे गानों को उसमें चुनेंगे और मेरे ये 5 स्टूडेंट्स से परफॉर्म करेंगे और मैं ऑडियंस बुलाता हूँ, ठीक है, ऑडिटोरियम में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को हम लोग खुद मतलब एक तरह से आप लाइव प्रैक्टिस करवाते हैं, लाइव गाना है। कितने साल के बाद ये मौका देते हैं आप? 3-4 साल के बाद। 3-4 साल, 3 या 4 साल, 3 साल तक तो मिनिमम सीखना ही चाहिए। और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो इस चांस को जल्दी खुद ही पकड़ लेते हैं, वो समझ में आ जाता है यार इसको तो गवाना ही चाहिए, बिकॉज ही इज टैलेंटेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा। तो ऐसे भी हो जाता है। फिर हम लोग इंदौर में एक इंदौर म्यूजिक फेस्टिवल करते हैं, जो मेरे गुरुजी के जन्मदिन पे हम 27 और 28 जनवरी को करते हैं। उसमें हर साल करते हैं अब 10 साल हो गए अब तो। अच्छा, हाँ जी। तो ये यशवंत क्लब में होता है या अभय प्रशाल, जो उसमें लाभ मंडपम जो ऑडिटोरियम है उसमें होता है। तो उसमें गॉड हैज बीन वेरी काइंड कि उसमें हम लोग उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद हरिप्रसाद चौरसिया जी, उस्ताद राशिद खान साहब, राजन साजन मिश्र जी, ये लोग सब आ चुके हैं इसमें परफॉर्म करने। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि इन स्टॉलवर्ड्स के सामने पहले मेरे स्टूडेंट गाएं और फिर उनका परफॉर्मेंस हो।
तो आज बच्चों को जब इतने बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलता है, टिप्स भी मिलती हैं, फीडबैक मिलता है, फीडबैक मिलता है, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है आप में, और कम से कम ये तो लगता ही है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। तो एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो ये हम लोग जरूर करते हैं। मैं उन जितने बड़े कलाकारों के नाम लिए उनको मैं गुरुकुल लेके आता हूँ। फिर हम जैसे ऐसे बैठे हैं, ऐसे बड़े बड़े कलाकार जो होते हैं वो मेरे सब स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं, उनका एक टॉक मैं रखवा लेता हूँ कि एक कम से कम एक दिमागी चर्चा होना चाहिए म्यूजिक के ऊपर, कि भाई ये क्या है, आप लोग क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए। तो जब ये स्टॉलवर्ड्स जब आते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है, बच्चों को सीखने मिलता है। कैलाश खेर जी भी आए थे गुरुकुल कुछ दिन पहले। तो ऐसे ये लोग सब आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बच्चों को ब्लेस करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, आप सीखिए। कहाँ पर है सर आपका गुरुकुल? गुरुकुल है इंदौर में, अभी इंद्रप्रस्थ स्टार जो MG रोड पे है उसमें है। और उसकी टाइमिंग क्या है? अगर आपसे मिलना है, कोई पेरेंट्स चाहते हैं जी कि अपने बच्चे को इसमें पढ़ाना चाहते हैं, आपसे मिलवाना चाहते हैं, तो कैसे आपसे मिल सकते हैं और उसकी टाइमिंग क्या है? जी, मैं 11 से शाम को 7 बजे तक रोज वहीं रहता हूँ। और इसके लिए एडमिशन ऐसे सीधे नहीं हो सकता है, हम पहले एक ऑडिशन लेते हैं। ठीक है। क्योंकि ऑडिशन आप लेते हैं? ऑडिशन मैं लेता हूँ, ऑडिशन भी मैं लेता हूँ। एक छोटा सा मिथ हमारे शहर में फैला हुआ है क्या? कि मैं नहीं सिखाता हूँ वहां पे और लोग सिखाते हैं। तो बिल्कुल सच है, दूर कर देते हैं। जी जी, और नहीं, और ये सच है। देखिए, मैं इसमें कुछ झूठ नहीं है, क्योंकि मैं 150 बच्चों को सिखा ही नहीं सकता हूँ। नहीं तो मेरा गुरुकुल भी ऐसे हो जाएगा कि हम बड़े से बड़े स्कूल में बच्चों को भेजते हैं और शाम को ट्यूशन भेज देते हैं वो ही पढ़ने के लिए। करेक्ट है। तो वो मैं गुरुकुल से, मतलब मेरे पास तो सीखे और गाना सीखने कहीं और जाए, मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैं पर्सनलाइज्ड अटेंशन के लिए मैं सब बच्चों को नहीं सिखाता हूँ, पर मैं उसके लिए काम करता हूँ। मैं कंबाइंड सेशंस हर वीक लेता हूँ, जिसमें मैं गुरुकुल में जितने बच्चे हैं मैं सबके साथ बैठता हूँ रियाज करने। मैं सबको सुनता हूँ, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। अच्छा, आप साथ में रियाज? साथ में हम लोग बैठते हैं, तो हम सुनते हैं, मैं सिखाता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, और फिर मेरे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स रेडी करवाते हैं और फिर मेरे पास भेज देते हैं। मतलब एक प्रोसेस बना हुआ है, जहां आपको जरूरत है, जहां फीडबैक देना है, वहां आप रहते हैं। यस यस यस, पूरे टाइम। फिर वो आगे कैसे बढ़ता है सर? यहाँ पे आपने ट्रेनिंग? हाँ जी, मैंने दिया, फिर वो शोज चालू हो जाते हैं, फिर क्या मैं उनके शोज करता हूँ। फिर उसमें से कुछ ऑर्गेनाइजर्स बच्चों को पिक कर लेते हैं, ठीक है, अरे ये बहुत अच्छा गा रहे हैं, फिर वो बुलाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। जैसे इवन जो हमारा MP गवर्नमेंट है, उसका जो कल्चरल डिपार्टमेंट में, वो मुझे ऐसा लगता है 365 दिन में से 300 प्रोग्राम्स करता है। अच्छा। या और ज्यादा भी करता हो, तो मुझे बहुत अच्छा हमारे यहाँ पे कल्चर डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का। तो वो लोग भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स बच्चों को मिलने लगते हैं। कोई भारत भवन में जाके गाता है, कोई बाहर गाता है, अलग अलग गुरु पूर्णिमा उत्सव होते हैं उसमें गाता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे पे जाके गाता है। फिर उनको ऐसे धीरे धीरे करके ये प्रोग्राम्स आने लगते हैं। मैं उनको जो अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके पता, मतलब ईमेल और ये सब देता हूँ, ये लोग उनको अपना बायोडेटा भेजते हैं। और हमारे यहाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, कि ये तो बाद में जो MB और ये सब चालू है उसमें वो कहा जाता है ऑन द जॉब OJT, ऐसा एक कुछ कॉन्सेप्ट बना रखा है जो बहुत अच्छा है। पर हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में बरसों से कि जो गुरु है वो अपने शिष्य को साथ लेकर जाता है प्रोग्राम में, और वो शिष्य पीछे तानपुरा लेके बैठता है और वहां वो गवाता भी है गुरु अपने शिष्य को कि तुम थोड़ा थोड़ा गाओ, जिससे उसको स्टेज की फियर चला जाए, उसको स्टेज पे समझ में आए कि स्टेज क्या होता है। यहाँ पर अलग गाना होगा, बट स्टेज में जब 1000 लोग बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, तो आप कैसे गाओगे? बड़े बड़े गुरु भी बैठे हैं, और बड़े बड़े गुरु बैठे हैं सामने सुनने के लिए। तो उस समय पे वो हमारे साथ, तो मैं भी अपने स्टूडेंट्स को लेकर ट्रैवल करता हूँ पूरे इंडिया में, सब लोग जाते हैं। अब जैसे इनको मूवी में गाना कैसे मिले, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तक तो ठीक है, कर दिया, अब आगे क्या? जी जी। और आपके कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज मुंबई में सेटल्ड हैं? हाँ जी, थोड़ा अगर उनके बारे में। जी, मेरे कुछ जैसे हमारी अधूरी कहानी मूवी आई थी, उसमें जो हंसी बन गए सॉन्ग है, उसमें मेरा फेमस सॉन्ग है। जी जी जी, उसमें जो मेरा स्टूडेंट है अमी मिश्रा, उसको उसके लिए जीमा अवार्ड भी मिला बेस्ट। उसने म्यूजिक भी दिया है, गाया भी है, और यही गाना श्रेया घोषाल जी ने भी गाया है, तो दोनों वर्जन इसके मेल फीमेल। तो अच्छा, उसने म्यूजिक भी खुद दिया है? म्यूजिक भी उसने। तो क्या ये ट्रेनिंग भी आपके मिलती है? जी जी जी। अच्छा। हम लोग जो सीनियर लेवल पे बच्चे पहुंचते हैं उनसे फिर इसमें चर्चा होती है इस विषय पे कि अब म्यूजिक कैसे मतलब सिर्फ गाने तक सीमित नहीं है, नहीं, उसके आगे तक। जी जी। तो वो अमी मिश्रा वहां पर है जो बॉलीवुड में अच्छा काम कर रहा है। एक मेरा स्टूडेंट है ओशो जैन, उसको आप उसका ये देखिएगा इंस्टा चैनल्स, और ये वो ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस पे काम करता है। मतलब वो बॉलीवुड नहीं गाता है, खुद लिखता है, खुद कंपोज करता है, खुद गाता है। तो उसका इतना जबरदस्त फैन फॉलोइंग है आज यंगस्टर्स में कि वो बहुत फेमस है, बहुत सारे प्रोग्राम्स करता है, मूवीज में भी अब गाने लगा है। फिर उसके बाद इंदौर में एक उड़न खटोला बैंड है जो फोक मेजरली गाता है, तो वो एक बैंड भी मेरे सब स्टूडेंट्स का है। एक धैवत बैंड है जो क्लासिकल रॉक गाता है,
वो भी मेरे स्टूडेंट्स का है। तो इस तरह से फिर ये लोग अपने अपने बैंड्स बनाते हैं, परफॉर्म करना चालू कर देते हैं। और जैसे मैं आपसे कह रहा था, म्यूजिक में सिर्फ गाना ही सब कुछ नहीं है, बाकी भी बहुत सारी चीजें। आप किसी भी न्यूज़पेपर से कांटेक्ट करिए, आप लिखिए। जो कॉन्सर्ट्स के रिव्यूज होते हैं, आजकल बहुत कम ही अच्छे लोगों की जो म्यूजिकल उसके रिव्यूज दें। आप कंपोजर बनिए, आप म्यूजिक अरेंजर बनिए, आप म्यूजिक प्रोड्यूसर बनिए, आप स्टूडियो खोल लीजिए और अच्छा रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो इंजीनियर, साउंड इंजीनियर है, उसके कान भी मजबूत होने जरूरी है। उसका सीखा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बेसुरा ही रिकॉर्ड करके चला गया और हमने तो वही बाहर कर दिया। ऐसे नहीं, तो ऐसी एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो फिर जाके मैंने अगर मुंबई पहुंच गया, आपके यहाँ से ट्रेनिंग ले ली, या ट्रेनिंग ले ली, मुझे आता है, बिकॉज होगा तो वहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये भी एक तरीका है कि मैं सोशल मीडिया पे अपने वीडियो डाल के पोस्ट करूं या अपना बायोडाटा भेजूं यहीं से? जी, आजकल सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसा मुझे लगता है। क्या? सोशल मीडिया। ओके। आप सोशल मीडिया पे फेमस हो जाइए, आपको ऑफर्स आ जाएंगे, लाइव परफॉर्मेंस के भी और इवन मूवीज से भी। वो जमाना अलग था जब पहले लोग कैसेट्स भेजते थे बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को, म्यूजिक और जो डायरेक्ट जाके मिलते हैं एक्टिंग के लिए, तो ऐसा म्यूजिक में नहीं होता? होता है। फिर अब ये होने लगा कि जैसे टी सीरीज है और सोनी है और सारेगामा म्यूजिक है वगैरह, इनके ऑफिसेज हैं बॉम्बे में, आप जी म्यूजिक वगैरह, कि आप पता निकालिए और वहां जाके मिलिए, वो लोग गाइड करते हैं आपको। अच्छा, वहां जा सकते हैं? बिल्कुल, आप डायरेक्ट जाइए, वहां उनके रिसेप्शन पे जो भी इस तरह का वहां पे काम देखने वाले लोग बैठे होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए। उनका होता भी है? बिल्कुल होता है। मेरा स्टूडेंट सारेगामा म्यूजिक पे, एक पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया मेरा स्टूडेंट है, वो सारेगामा म्यूजिक पे आप उसको देखिए, बहुत सारे गाने उनके लिए बना के यहीं से भेजता है। अच्छा। इंदौर से ही बना के उसके गाने, और बहुत अच्छे गाने चल रहे हैं, बहुत अच्छे। तो होता है, बिल्कुल होता है। बट सोशल मीडिया इज द की। आप जितना स्ट्रांग अपना चैनल बनाएंगे, आपको उतनी जल्दी फायदा होगा। सर, जैसे इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा था, तो कोई ऐसा इकोसिस्टम है जो हमारे यहाँ का बच्चा जा रहा है, वहां भी जाके किसी से सपोर्ट ले ले, एमपी का कोई सेटल्ड है तो कुछ इस तरह से हेल्प हो पाती? बाकी जगह से काफी होती है जी जी, ये जैसे बाकी स्टेट से लोग आते हैं तो बोलते हैं वो है, तो कुछ ना कुछ हेल्प होती है, हमारा रास्ता निकलता है। नहीं, वैसे ऐसा कोई डिफाइंड इकोसिस्टम तो नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे से कोई सेटल भी तो नहीं है, जैसे अभी बात हो रही थी जी। जो सेटल है वो भी ध्यान नहीं देता, वो या तो बहुत ही ऊपर की लेयर पे बैठा हुआ है तो उसका नीचे ध्यान नहीं होता है, या जो खुद स्ट्रगलर है वो जरूर हेल्प करता है। स्ट्रगलर की हेल्प करता है। जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत लोग बताते हैं कि सर मेरा फ्रेंड है वहां पे। मैं क्या कर रहा है? बोले सर वो गिटार प्लेयर है और स्ट्रगल कर रहा है। मैं कहा वो तेरे को रख लेगा साथ में? बोले अरे हाँ सर, वो तो बोला तू कल आ जा। तो स्ट्रगलर की हेल्प कर रहा है, सेटल्ड नहीं कर रहा है। सेटल्ड आई डाउट, मतलब मुझे पता नहीं। बट अगर कोई वहां परेशान है जी या कुछ चाहता है गाइडेंस, तो आपसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे को बहुत सारे फोन आते हैं, नॉट ओनली माय स्टूडेंट्स। मुझे ये इंस्टाग्राम वगैरह से लेकर बहुत लोग कॉल करते हैं, मैसेजेस बहुत सारे मेरे पास होते हैं। सर ऐसा हो रहा है, गले में ऐसे हो रहा है, वहां पर ऐसे हो रहा है, ये मैं गाना कोशिश, आप कंपोजिशन की आप सुन के बताइए कैसी है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उन लोगों को जवाब दे सकूं। सबको देना तो मुश्किल होता है, पर मैं करता हूँ कोशिश। आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं बात। जो सिंगर बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ शुरू में ही स्पेशल कुछ ध्यान रखने वाली चीज होती है कि बिकॉज रियाज करना होता है कि क्या खाना है, क्या नहीं करना है, ऐसे कुछ टिप आप देना चाहेंगे जो घर पे भी रियाज कर रहे हैं? जी, आगे चल के हो सकता है आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे, बट हो सकता है कोई एकलब हो जैसे आप थे, जी, आपका भी कोई एकलब होगा जो बाहर आपको देख के प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो उसके लिए कोई टिप्स? हमारा संगीत जो है वो गुरुमुखी विद्या इसको कहा गया। ये आप किताब पढ़ के आप नहीं सीख सकते इसको। ठीक है। तो इसके लिए जो लोग, अगर जैसे मैंने भी अगर गुरुजी का कैसेट सुन के अगर किया, पर मैं उसके पहले सीख रहा था म्यूजिक, मतलब मुझे उसके इफ्स एंड बट्स पता थे पहले, तब मैं उनकी कैसेट सुन के थोड़ा बहुत जो भी कर पाया। तो अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीखा नहीं है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि, और हर शहर में, हर गांव में, हर बड़े छोटे बड़े सब जगह पर कोई ना कोई आपको मिलेगा जो म्यूजिक सिखाता है। आप उसके पास बैठिए और थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। ये काम तो करना ही होगा। ठीक है। फिर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप, जैसे मैं बहुत सारे लेसन्स डालता हूँ इस पर। आपका यूट्यूब चैनल? हाँ, इंस्टाग्राम, किस नाम से? गौतम काले के नाम से। गौतम काले जी। मतलब जो आपसे डायरेक्ट अभी नहीं मिल पा रहे, वो गौतम काले इंस्टा में जाके देखें और वो बेसिक चीज वहां से मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। और मैं उस पे पॉइंट वाइज सेशंस डालता रहता हूँ कि अगर ये, जैसे आज ही मैंने एक ऑनलाइन सेशन सुबह किया, वो ये था कि सुबह के पहले रियाज में क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छा, थोड़ा सा अगर बता। जी। ऐसा हम मानते हैं कि हमें सबसे पहला राग भैरव शिवजी से मिला। ठीक है। भैरव, श्री, मेघ, हिंडोल और दीपक, ये 5 राग सबसे पहले अस्तित्व में आए, और एक राग मालकौन से पार्वती जी ने दिया।
ठीक है। ऐसा हम लोग मानते हैं। तो हमारा जो संगीत है वो डिवाइन है। मतलब मैं जितना भी पढ़ा हूं और जितना समझा हूं, मुझे लगता है ये सिर्फ एक ही आर्ट है जिसको डिवाइन कहा गया है, किसी और आर्ट फॉर्म को डिवाइन नहीं कहा गया। उसका पीछे रीजन मुझे ये लगता है कि हमारे जो देवी देवता हैं उनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हाँ, ये तो है, आपको कहीं और नहीं मिलता है, बिल्कुल सही है। और अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो ये हम जानते हैं कि वो म्यूजिक से रिलेटेड रहे। जैसे हनुमान जी पखावज बहुत अच्छा बजाते थे, गणपति जी पखावज, राम भगवान पखावज, जैसे कृष्ण जी की बांसुरी, सरस्वती जी वीणा, ऐसे करके ये इसलिए हमारा डिवाइन आर्ट फॉर्म है ये। तो इसकी प्रोसेस भी वही है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खरज का मतलब यानी नीचे का यानी मंद्र सप्तक का आपको रियाज करना होता है। और इसकी सर टाइमिंग है कि आप इतने बजे सुबह उठो? 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का समय पूजा का समय नहीं होता है, यह साधना का समय है। इसमें क्या फर्क है सर, पूजा और साधना? पूजा यानी आप भगवान की पूजा अर्चना, उनको प्रसाद भोग चढ़ाने नहीं करना, और साधना करना यानी आप उस जो भी आप जिस भी चीज की साधना करना चाह रहे हैं उसको आप साध रहे हैं। मतलब साध रहे हैं उसको, वो आपके पास आए, आपके अंदर वो रच बस जाए, उसके प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। 4 बजे उठ के रियाज करना पड़ेगा, पहली चीज तो ये होगी। बिल्कुल। कितनी देर डेली करना चाहिए सर रियाज, आपका सजेशन? मैं 8 घंटे करता हूँ। 8 घंटे अभी भी करते हैं आप? जी, और क्लासेस अलग होती हैं। डेली 8 घंटे करते हैं? हाँ जी, छुट्टी होती है 100%, चीट डे तो हर जगह है पर मैं कोशिश करता हूँ कि 7-8 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे। तो पहली चीज तो हो गई सर सुबह। तो ये सुबह का आपको रियाज, उसके बाद खरज का रियाज, फिर उसके बाद 4 से 5 या 5:30 तक आपने 1-1.5 घंटा टेक अ ब्रेक, फिर आप बैठिए रियाज करने। अगला जो रियाज होता है मध्य सप्तक, और इसमें अलंकार और वो बहुत अलग अलग चीजें। एक्चुअली मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप चाहें तो इसका उत्तर दें या आप सिर्फ हंस भी सकते हैं, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये समझ में आ गया। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं अब की बार मोदी सरकार, ये आपको कैसे आया कि अब की बार मोदी सरकार ही बोलना है? आप कुछ भी और कह सकते थे पर आपने नहीं बोला, और जितने लोग हमें शायद सुनेंगे वो भी यही बोलेंगे। क्योंकि हमारी एक जो मसल मेमोरी है वो तैयार कर दी गई है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये तैयार कर दिया है, हमें तैयार किया गया है। म्यूजिक भी ऐसे ही काम करता है। आपको आपकी मसल मेमोरी डेवलप करना होती है। अब ये मैं लगा के रखता हूं, सा, ये मेरा सा है। अगर मेरा मन है गाने का कि मैं ग म रे गाऊं, ग म रे, मैं गा पा रहा हूं। मेरी इच्छा है प सा रे गाने की, प सा रे, प नी सा रे ग रे सा, प रे ग म ग रे सा, सा नी द प म प ग म द प ग म रे नी रे सा नी द प म प ग म प नी सा रे ग म प द नी सा। अब जो मैं ये कर रहा हूं ये कुछ जादू नहीं है, ये कोई भी कर सकता है और करते भी होंगे, पर ये एक मसल मेमोरी ये डेवलप हो गई है यहाँ पे कि जैसे ही ये दिमाग सोच रहा है, बस जितना जल्दी वो सोच रहा है उतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है और अगली चीज सोचता है, फिर अगली चीज सोचता है, तो मैं गा पा रहा हूं। तो सबसे पहले सुबह उठ के आपको आपका रियाज मतलब मसल मेमोरी डेवलप करना है। बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो आप जैसे मैंने कहा मंद्र सप्तक का रियाज होता है सबसे पहले सुबह उठ के, वो होता है खरज यानी नीचे, यानी सा पहले, या हम ओमकार करते हैं शुरू में 11 मिनट तक, फिर उसके बाद आप सा लगाते हैं, फिर सा नी द प म ग रे सा रे ग म प द नी सा। तो ये खरज का सिस्टम है, तो ये मुझे डेवलप करना है सुबह के रियाज में। तो ये अगर आप करते रहेंगे इसके अलग अलग एक्सरसाइजेस होती है, अलग अलग। फिर आप आगे बढ़िए, आप दिन का रियाज, फिर आप मध्य सप्तक में मतलब सारे ग म प, तो अलंकार होते हैं जैसे सारे ग म रे ग म प ग म प द म प ध नि सा नि द प नि द प म ध प म ग रे सा, ऐसे करके बहुत सारे अलंकार होते हैं। सारे सारे ग रे ग म ग म प म प द प द नि ध नि सा नि द प म ग रे सा नि ध नि ध प द प म ग रे सा। हमने ये किया, तो ये सब मेरी मेमोरी के साथ साथ मसल मेमोरी भी डेवलप हो रही है। आपका सर फेवरेट राग कौन सा है? मेरा फेवरेट राग तो बहुत मुश्किल है कहना मैं तो ऐसे जो आपको अक्सर जो आ जाता है, थोड़ा बहुत अगर हो जाए वो अच्छा हो जाता है। आपको मैं एक मैं आपको ये क्यों सुना रहा हूँ राग, इसलिए भी बताता हूँ कि हमारा शास्त्रीय संगीत कैसे जाके फिल्म म्यूजिक में और गजलों में मिल जाता है, इसलिए ये राग को चुन लेता हूँ। जी जी। ये राग का नाम यमन है
इसको यमन कहते हैं। आ जो हम शास्त्रीय संगीत में गाते हैं उसे बंदिश या ख्याल कहते हैं, तो ये छोटा ख्याल है जी। सखी याली पिया बिना, सखी याली पिया बिना, सखी कलना परत मोहे घरी पर छिन दिन याली पिया बिना। जब से पिया परदेश गवन कीनो, रतिया कटत मोरी तारे गिन गिन याली पिया बिना। तो ये ख्याल हुआ। अब इसमें हम आलाप गाते हैं। अच्छा। तेरी आली पिया बिना, एरी आली। आलाप से मतलब मैं उसको एक्सप्रेस कर पा रहा हूं। वो कह रही है कि पिया के बगैर एरी आली पिया बिना, तो मैं वो एक्सप्रेस कर रहा हूं। फिर इसके बाद एक स्टेप आती है जिसमें हम लोग ताने गाते हैं, वो थोड़ा फास्ट पोर्शन हो जाता है। एरी आली पिया बिना पमगरे गा प, एरी आली निदा निदा प म प ग म प म ग रे सा, एरी आली नि ग रे रे म ग म ग ग द म ध म नि नि द प म ग रे सा। तो इस तरह से ये ताने आते हैं, और ये ताने हम आकार में भी गाते हैं, तो वो और तो ये हम क्या बात है। अब जो शास्त्रीय संगीत है, ये आपने सुना होगा, आज जाने की जिद ना करो, ये यमन है पूरा। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, ये भी यमन है। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, यमन है। मन रे तू काहे नदीर धरे, यमन है। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, यमन है। तो ऐसे तमाम चीजें, ये सब चीजें। तो फायदा क्या मिलता है कि मैंने क्योंकि यमन पता करके रखा हुआ है, तो अब ये सब गाने में मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है, मुझे क्योंकि उसके सारे रास्ते मालूम है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम हमारा म्यूजिक का। तो आप, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप व्याकरण करिए, फिर आपने दोपहर का रियाज किया, फिर आपने शाम को कोई राग ले लिया। हमारे यहाँ पे जनरली समय के आधारित राग होते हैं, सुबह का, रात का, शाम का, ऋतु आधारित, बसंत, मियां, मल्हार। तो आप अपने गुरुजी से पूछ के या समझ के एक सुबह का राग ले लीजिए, भैरव करना ही चाहिए। आप कोई राग अहिर, भैरव, तोड़ी, ये ले लीजिए बीच का। शाम के टाइम में यमन, पूरिया ले लीजिए, और रात के टाइम पे एक बिहाग या और राग बागेश्वरी वगैरह। तो इस तरह से आप 7-8 घंटे के अपने रियाज का पैटर्न्स आप बना सकते हैं। और इसमें कुछ खाने पीने का भी रहता है कि क्या खाना क्या नहीं खाना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है से कोई जी नहीं, फर्क तो पड़ता है। जैसे तासीर होती है, एक तासीर, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसको आप केला दिखा भी देंगे तो उसको सर्दी हो जाएगी, खाना तो बहुत दूर है। तो ऐसे भी होता है। तो आप थोड़ा सा समझिए कि आपकी तासीर क्या है। मुझे आंवले से तकलीफ होती है, ओके, तो मैं आंवला अवॉइड करता हूं। तो ऐसे थोड़ा समझना होगा, बट आप सब कुछ खाइए, सब कुछ करिए। ज्यादा यानी ओवर ईटिंग किसी चीज की अगर कोई न गाने वाला भी करेगा तो उसको भी दिक्कत है। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आप सब कुछ खाइए, खूब रियाज करिए।
खूब रियाज अपने आप को गले से फिट रखना बहुत जरूरी है। और बस बाकी तो आप पे आपके गुरु का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब हमारे गुरु ही हमसे करवाते हैं। सही है। वो भले ही हमारे साथ उपस्थित हैं नहीं है, मेरे गुरुजी तो अभी जसराज जी स्पेशली तो दुनिया में ही नहीं है, पर ऐसा नहीं महसूस होता, आपको बहुत ऑनेस्टली कहता हूँ कि वो नहीं है, क्योंकि कुछ काम ऐसे हो जाता है अपने हाथ से, ऐसा लगता है कि ये वही करवा सकते वही हैं, करवा सकते हैं। हमारी बिल्कुल सही। हैसियत ही नहीं है ये सब करने की। गुरु से ही हुआ है। और मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूँ, हम इस विषय पर इतनी बात कर पा रहे हैं, ये मेरा तो इसमें पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने सीखा अपने गुरुओं से, सभी गुरुओं से सीखा, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं कुछ भी इसमें सिर्फ आवाज, मतलब माध्यम, मुझे आपने मुझे चुन लिया है तो मैं माध्यम बन के यहाँ बैठा हूँ, अदरवाइज मेरा इसमें कुछ ऐसे बहुत रोल है नहीं। अब सर एक बात आती है, घराना म्यूजिक क्या होता है? जी, ये क्या शास्त्रीय संगीत से अलग है? नहीं, शास्त्रीय संगीत के ही घराने हैं, अच्छा। बाकी सुगम संगीत वगैरह उसमें घराने नहीं होते। तो ये क्या होता है घराना? घर, मेरे घर में नियम है कि शाम को 7 बजे खेल के आना ही है, 7 बजे से लेट नहीं करना, ये मेरे घर का नियम है। आपके घर पे होगा कि 7:30 बजे आ जाना है, ठीक है। और किसी के घर में कोई नियम नहीं है, जब इच्छा हो आ जाना, कोई बात नहीं है। हाँ। इसी तरह से संगीत में हर घराने में नियम हो गए। कोई कहता है, देखिए स्वर, ताल और लय तो सब घरानों में, हम ये भी कहते हैं स्वर माता लय पिता, ये तो सब मानते हैं, बट उसमें कोई, जैसे मैंने ताने गाई सा तो ये तान प्रधान गायकी किसी घराने में होती है, किसी में आलाप प्रधान गायकी होती है, किसी घराने के कुछ स्पेसिफाइड राग होते हैं कि वो उसी घराने के लोग ज्यादा उनको गाते हैं, गा कोई भी सकता है, बट उस घराने में वो राग ज्यादा गाए बजाए जाते हैं। जैसे हमारा घराना है मेवाती घराना, उसमें एक राग है शुद्ध वराडी। अच्छा, आपका मेवाती? हाँ, मेवाती घराना है, तो वो शुद्ध वराडी जो राग है वो उसी घराने में। एक नट नारायणी राग है जो हमारे ही घराने में ज्यादा गाया, एक धूलिया मल्हार राग है तो वो हमारे, तो ऐसे हर घराने के अलग अलग कुछ स्पेसिफाइड राग होते हैं, वो होता है। और इस तरह से नियमों में उसको थोड़ा सा बांध दिया जाता है, और फिर जब वो कोई गुरु के, आप, क्योंकि हम गुरु कुल कहते हैं, तो उस कुल में, मेरा कुल गाने के आधार पे मेरा मेवाती कुल हो गया, मेवाती, क्योंकि मैं अपने गुरुजी के घर गया, उनके कुल में गया, वहां जाके बैठ के सीखा। तो ये घराना सिस्टम जो है ऐसे बहुत से, और सबसे पहला घराना है ग्वालियर घराना, सबसे पहला, सबसे पुराना। जितने भी घराने हैं सब ग्वालियर से निकले, तो सबसे पहला घराना ग्वालियर घराना। आजकल ऐसा है कि सर कि विदेशों में ज्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है हमारे शास्त्रीय संगीत को, इंडिया से ज्यादा, वहां पे ज्यादा मान सम्मान मिलता है। देखिए, अपने व्यक्ति की रिस्पेक्ट थोड़ी कमी होती है, ये आप मानो ना मानो। अरे अपना ही दोस्त है यार, कभी भी मिल लेंगे जाके, ऐसे ही होता है। अरे हो गया है, नई गाड़ी होती है तो आप उसको कितना ध्यान रखते हैं, और अब तो खड़ी है बेचारी कहीं, हाँ हो जाएगा, ऐसे ही होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी, मुझे ऐसा लगता है। उन लोगों के लिए हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है और जो गायन है, वो उनको डिविनिटी की तरफ लेकर जाता है। अब हमारे साथ तो क्या है, हमारे पास डिविनिटी को हासिल करने के दूसरे और तरीके मौजूद हैं, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अलग अलग कुछ सुनते हैं, वो करते हैं। वो लोग रिस्पेक्ट 100% करते हैं, पर ये थोड़ा सा कहना कि वहां ज्यादा और यहां कम है, ये मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे यहाँ पे ये चॉइस है। आपको सुनना है क्लासिकल म्यूजिक तो आप आ जाएंगे, नहीं सुनना है तो आपके पास और साधन अवेलेबल है अपने आप को। पर वो लोग इस खास करके शास्त्रीय संगीत के कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। और देखिए, ये बात मैं कहूंगा तो ये गलत नहीं होगी कि जब वो पीछे पड़ते हैं तो वो राज करते हैं। ये हम लोगों तो हम भारतीय लोग तो भुगते हैं, हम पे राज किया अंग्रेजों ने। तो मैं खास करके यंगस्टर्स से ये कहूंगा कि वो पीछे तो पड़ गए हैं, पर हम मजबूती से खड़े हैं अभी भी। किसी में ताकत नहीं है कि वो हम पे सांगीतिक तौर पे राज कर जाएं, ये तो ताकत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े महात्मा लोग संगीत में अवेलेबल है। पर मेरा ये कहना है, हम सिर्फ अगर एक काम कर रहे हैं, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम इसको खराब कहना बंद कर दें, बस। अच्छा, आप मत गाइए, आप मत सुनिए, खराब मत बोलिए, बस मत बोलिए ना उसको। अरे यार, इसमें तो वो तुम वही है ना, वो जिसमें बहुत आ करते रहते हो तुम, वही मत बोलो ना यार, मत बोलो। हम भी बोल सकते हैं मैथ्स के बारे में, साइंस के बारे में, अरे वही ना तुम जो CO2 करते रहते हो, पूरा नाम लो ना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, हम भी बोल सकते हैं। तो
तो क्या इंटेंशनली किया जाता है इसको नीचा दिखाने के लिए? ये सिस्टम बनाया है पूरा। जैसे हमें एक चीज पता पड़ी आज के दौर में आके कि भाई हमारे यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग जो शासक रहे पुराने जमाने में, जो हम पढ़ते हैं वो गलत, मुगलों का जो सब था वो गलत बताया गया हमें। कुछ चीजें आज दिखने में आ रही है हमको। बिल्कुल सही है। मुगलों ने जो हमारे यहाँ पे शासन काल में जो जो चीजें की वो हमको गलत बताया गया था एक समय तक। अब पता पड़ रहा है कि भैया ऐसा नहीं, ये तो ऐसा है, तो ये तो गलत है ना ये। तो संगीत में भी ऐसे ही हुआ, एक इकोसिस्टम डेवलप कर दिया था साइड से। वो इकोसिस्टम, और उसको क्या कहते हैं आजकल, फेसबुक से और सब पे वो कर देते हैं, मतलब वो एक ही तरह के वो चालू कर देते हैं वर्ड्स, और उसी कीवर्ड से ही सब चलता है। आजकल बहुत चला था वो, अभी बीच में कुछ हुआ था वो जो भी था। तो ऐसा शास्त्रीय संगीत को लेके कर दिया है। था या है भी, अभी भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज भी लोग कहते हैं अरे यार वही ना तुम करोगे यार, तुम्हारे पिया कभी घर आते हैं कि नहीं आते हैं? मैं कहता हूँ हमारे ही आते हैं क्योंकि हमारे पास 100 तरीके हैं बुलाने के। सही है, हम 100 तरीके से बुला सकते हैं। हम 1 घंटे तक एक रात को गा पाते हैं, ऐसे कैसे नहीं आएगा? मतलब तो ये जानबूझ के भी किया गया जिससे लोग शास्त्रीय संगीत से थोड़ा दूर रहे। देखिए हो सकता है, अब ये किसी को पता तो नहीं है किसने किया है। अच्छा, एक चीज लोग मुझसे कहते हैं यार ये हमको समझ में नहीं आता। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, एसी है या मैंने ये टी शर्ट पहनी है, ये कहाँ बनी होगी आपको पता है क्या? नहीं। तो हमें जीवन में बहुत सी चीजें जो नहीं पता है पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। कार में पंचर बदलते आता है हमको, ये बहुत अच्छी बात है, पर इंजन खराब हो जाएगा तो आप बदल दोगे? नहीं बदल पाएंगे। तो आपको नहीं पता एसी कैसे चलता है। हाँ ठीक है, एक आउटर यूनिट है, एक ये है, इसमें वो है, मतलब बस इतना एक बेसिक पता, ज्यादा पता नहीं। तो जब आप बेसिक पे ही हो तो इतना सा बेसिक समझ के हमारे म्यूजिक को भी सुन लो भैया बैठ के। और ये आपका है, मेरा नहीं है, ओरिजिनल है, अपना है। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत है। आज अगर जो बड़े बड़े नेता हैं, सब हैं, लोगों को मैं सुनता, मैं नाम नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? तो लो फिर नाम बोलो, नाम बोलो। नहीं मैं नाम नहीं। अरे भाई, तो संगीत ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो इसके बारे में बात ही मत करो, खराब मत बोलिए। क्योंकि ये मुझे बहुत खराब लगता है मन को कि मैं आईएम्स में पढ़ाने जाता था, तो आप समझ सकते हैं हर पूरे देश के बच्चे वहां पर आते हैं। बिल्कुल। तो एक ने मुझसे इस पे चर्चा कर ली, समझदार होते हैं बच्चे ऑफ कोर्स। मैंने उससे एक बात बोली, मर्सिडीज, एक 6.5 फीट का लड़का है, उसको मैं मर्सिडीज की सेडान देता हूँ चलाने के लिए, वो उतर के क्या बोलेगा? अरे यार पैर फंसता है, या मैं सीट पीछे करता हूँ तो पीछे बैठने वाले को जगह नहीं, दिक्कत होती है। अब मर्सिडीज अच्छी है कि बुरी है? दीजिए जवाब। नहीं, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड की बड़ी कंपनी तो अच्छी हो गई। अरे भाई, वो 6.5 फीट का लड़का तो नहीं बैठ पा रहा ना यार उसमें। सही है। तो किसी भी चीज में अच्छा बुरा हो सकता है। आप कुछ एक थंब रूल बना के नहीं चल सकते। आप मर्सिडीज मत चलाइए, आप रेंज रोवर चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप खराब मत बोलिए। और हमारे संगीत को, भारतीय है, आप अपनी मम्मी को खराब बोलेंगे, मेरी मम्मी बहुत खराब खाना बनाती है, बिल्कुल नहीं, भले ही बना रही होगी, मैं ये नहीं कहता हूँ, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो भाई इसने आपका क्या बिगाड़ा है? और इसने तो आपको कुछ बिगाड़ा ही नहीं, मम्मी ने तो हो सकता है कभी बिगाड़ा भी हो, इसने तो आपको बिगाड़ा ही नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो लोग आज ये जानना चाहते हैं कि इसमें मुझे भविष्य देखना है जी, बच्चे का आगे चल के किसी का भी, कि मुझे भविष्य देखना है, सिंगर बनना है उसको जी, तो उसके लिए क्या संदेश है पेरेंट्स के लिए भी और उस बच्चे के लिए? पेरेंट्स के लिए ये संदेश है कि अब आप भूल जाइए कि स्ट्रगल साइंस लेके कम हो जाता है, आईआईएम में जाके कम हो जाता है, आईआईटी में कम हो जाता है। आज भी कुछ दिन पेपर में आया था थोड़े दिन पहले कि आईआईटी में 40% स्टूडेंट्स को जॉब नहीं था। हाँ, बहुत थोड़े दिन पहले भी आया था, पैकेज भी बहुत कम हो गया है। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। तो सेम स्ट्रगल हर जगह। अगर आपका बच्चा म्यूजिक में कुछ करना चाहता है, खास करके, आप प्लीज उसे करवाइए, आप उसको सही जगह भेजिए। जब आप पढ़ने के लिए बाहर भेज सकते हैं तो म्यूजिक सीखने भी भेज सकते हैं। आप बर्कले कॉलेज में भेजिए, वो वेलेंसिया में है, और कहीं बर्कले है, बहुत बड़ा कॉलेज है, वो 3-4 जगह अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे देखेंगे आपको मिलेगा। ट्रिनिटी में भेजिए, ट्रिनिटी लंदन में है, तो आप भेजिए, उनको करने दीजिए। इसमें तो पढ़ाई भी होती है, पीएचडी तक आप जा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं म्यूजिक के। तो पेरेंट्स के लिए तो ये है कि आप करने दीजिए, सेम स्ट्रगल है, आप ये भूल जाइए कि यहाँ पे कम है और वहां ज्यादा है, कम ज्यादा कहीं नहीं, कुछ भी नहीं, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। अब हम जैसे बात कर रहे थे अभी कि एक इकोसिस्टम है, तो ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ इकोसिस्टम की थोड़ी सी कमी है, पर आप जब किसी और शहर में जाते हैं तो आप भी नहीं, कोई इकोसिस्टम नहीं, पर आप जाते हैं तो पता लगाते हैं ना कि अरे मेरे दोस्त के भाई का कोई और दोस्त वहां पे, भैया कोई रूम मिल पाएगा क्या? करते हैं आप, बिल्कुल यही करते हैं। तो आप इसमें भी कर लीजिए, क्या फर्क पड़ना है?
आप ईमेल्स करिए। और बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, गुरु ढूंढिए, खूब रियाज करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को जितना स्ट्रांग कर सकते हो। आप 2 पिज्जा कम खाइए, बूस्ट पोस्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 2000 रुपए खर्च करते हैं अपनी मूवी पे, तो आप 1000 रुपए करिए और 1000 रुपए बूस्ट पोस्ट करिए। आप अपने इंस्टाग्राम इज अ बायोडेटा, आज के दौर में बायोडेटा इंस्टाग्राम है, तो आप उस प्रोफाइल को मजबूत करिए जितना कर सकते हैं। और सब मिला के आप सीखिए। आपके पास गुरु का होना इज मैंडेटरी इस आर्ट फॉर्म के लिए। बाकी कहीं हो नहीं हो मुझे पता नहीं है। आपके गुरु का अगर ब्लेसिंग है ना आपके साथ में, तो किसी में ताकत नहीं कि आपसे भिड़ जाएगा आके। और फिर एक किस्मत अपना रोल प्ले करती है कि भाई आपकी किस्मत में है या नहीं है, वो बहुत बाद में आता है। पर हम बैठे ही रह जाएं कि किस्मत में नहीं होगा यार, भाई तू रियाज कर, तू कुछ कर, फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये अगर 4-5 चीजें करते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा। सर बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे पूरा भरोसा है कि इस पॉडकास्ट से बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन भी दूर है जी। आज आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, थैंक यू सो मच। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये जितना भी कुछ सब हमारी चर्चा हुई, ये किसी भी स्क्रिप्ट के आधार पे नहीं हुई। यस। और पता नहीं मैंने भी कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अगर दिए हो तो मैं पहले ही माफी मांगता हूं अगर मुझसे कुछ ऐसे हुआ हो, क्योंकि ये सारी भावनाएं हैं। नहीं दिए क्योंकि ये सारी भावनाएं हैं। एक जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, और मुझे मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम में देखते हुए, खास करके रियलिटी शो पे, मुझे बहुत बुरा लगता है। और मेरा स्टूडेंट नहीं, कोई भी म्यूजिक एस्पिरेंट अगर तकलीफ में है तो मुझे बुरा लगता है उसके लिए। तो इसलिए शायद मैं बोला हूँ, पर आपका फिर से बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया और इस पॉडकास्ट का मैं हिस्सा बन पाया। थैंक यू सर। दोस्तों आज हमने बात की है सर के साथ और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो रियाज कीजिए, प्रोसेस फॉलो कीजिए, गुरु को चुनिए और खुद पे भरोसा करो, आप जरूर सिंगर बनोगे। थैंक यू सो मच।